चलो जाओ, देखो एक ही सब्जेक्ट बचा हुआ था हमारा, सुन लो ध्यान से। कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान जिसे हम कहते हैं, राज्य व्यवस्था, भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ने की कोशिश करते हैं हम। राज्य व्यवस्था और संविधान में अंतर क्या हो, क्या डिफरेंस हो। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा, जो मैं समझाऊंगा ये कौन सी पेपर में काम का आएगा। आज हमारी पॉलिटिकल साइंस की पहली क्लास है, समझ बात यह, पॉलिटिकल साइंस की आज हमारी पहली क्लास है। तो मैं पहले समझा देता हूँ, इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझा दूँ, कहाँ कहाँ कौन से पेपर में काम का आएगा और कब कब तक काम आएगा, कितना जरूरी हो, और दूसरा कौन सी किताब से पढ़ना चाहिए, और नोट्स किस तरह बनने वाला, पूरा पूरा पहले डाटा समझ लो 5-6 मिनट के लिए, ठीक है। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझ लो, कैसे हम पढ़ने वाले आने वाले टाइम पर, और कितने दिन में खत्म हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा। एक यही सब्जेक्ट बचा हुआ था पूरा, उसके बाद हमारा जीएस का बैच पूरा हो जाएगा। जीएस 720 20 में बैच चलाया था, उसमें एक सब्जेक्ट बचा हुआ, समझ बात है। बाकी मैंने सारे सब्जेक्ट उन्होंने पूरे करवा दिए, ठीक। तो ये सब्जेक्ट बचा हुआ था। इसकी भी क्लास में भी पहले रिकॉर्ड नहीं आती, जब वो तो संसाधनों का अभाव होता, नहीं तो इसकी भी पहले क्लास रिकॉर्ड हो जाती। तो इस बार हम बहुत तमीज से समझेंगे, का कंसेप्ट क्लियर करते हुए, ठीक है। कौन कौन से पेपर में काम का आएगा। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर कुछ क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन से समझ लो। पहले नंबर पर ये हो, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये कौन से पेपर में काम का। पहला क्वेश्चन ये हो, कौन से पेपर के लिए काम का आएगा, कौन सा पेपर चाहिए मुझे, कौन कौन सा पेपर है, कौन सा पेपर, अच्छा कौन से पेपर में काम का आएगा, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक, जो मैं वहीं पढ़ाने वाले पूरा का पूरा यो, इसमें नोट्स बनाना है नहीं बनाना, पहली खास बात, नोट्स बनाना है नहीं बनाना। और नोट्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, नोट्स 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 बनाना है नहीं, अच्छा ये कुछ क्वेश्चन है। उसके बाद भैया इन क्लासों को कौन कौन देख सके, कौन बच्चे इन क्लासों को देख सके, कौन बच्चा है, किसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। जिसने जीएस 720 डिग्री में एडमिशन ले रखा है ना, इन क्लासों को सिर्फ वही देखेगा। सही बात है। मैं हो सकता है यूट्यूब पर पब्लिक करूँ इन क्लास को, यूट्यूब पर, लेकिन यूट्यूब पर कभी नोट्स नहीं जानेगा। सही बात है, नोट्स उसे ही मिलेगा जिन्हें क्लास में एडमिशन नहीं रखा हो, जीएस 720 डिग्री बैच में एडमिशन नहीं रखा हो, उसे नोट्स मिलेगा। अच्छा नोट्स कैसे होगा, नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। जितना मैं बताऊंगा टोटल सारा वही इंग्लिश में, वो हिंदी में भी है, पूरा सेम कंटेंट पूरा का पूरा। और मैं दोनों लैंग्वेज का यूज करूंगा, हिंदी का भी इंग्लिश का भी, इससे तुम्हारे बहुत सारे वर्ड पक्के हो जाएंगे। समझ में आई बात है सर, सारे क्वेश्चन को समझाते हुए चलूंगा, सब टोटल ए टू जेड। तो कौन से पेपर में काम का, इस पर बात करेंगे, क्वेश्चन एक। दूसरा नोट्स बनाना है नहीं बनाना, इस पर बात करेंगे। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे भैया ये कहाँ काम, ये तो हो चुका है तक, किसके लिए काम, कौन सी चीज के लिए काम आ गया हो, आप क्यों पढ़ा रहे सर, इस सब्जेक्ट को क्यों जरूरी हो, जरूरी क्यों है सब्जेक्ट। सही बात है, जरूरी क्यों है, जरूरी क्यों, समझ में आई बात, ये सब्जेक्ट कितना जरूरी क्यों है। ये 3 क्वेश्चन है, इनके देख लो, उनके उत्तर। क्वेश्चन है भी, मजाक नहीं कर रहा, देख लो क्वेश्चन है भी। कौन से पेपर में काम का, दूसरा नोट्स बनाना है नहीं बनाना, जरूरी क्यों है, उसके बाद कौन कौन से पेपर में काम का। तो वहां देख लो कौन कौन सी लिस्ट, ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से और आराम से। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर इंडिया के अंदर जितने भी पेपर होंगे, जितने मतलब कौन से, चाहे उत्तराखंड के हो रहे, चाहे यूपी के हो रहे, चाहे बिहार के हो रहे, चाहे एमपी के हो रहे, कोई से पेपर भी हो रहे, कहीं तक भी पेपर हो रहे, वो 1 डे एग्जाम के हो या 2 डे एग्जाम के हो, 3D एग्जाम के हो, अरे कोई सा भी एग्जाम हो, 3-3 जगह एग्जाम हो, तब भी सारा काम का जो मैं पढ़ाऊंगा। मैं 0 से लेकर लास्ट तक लेवल तक पढ़ाऊंगा। जब मैं पढ़ाऊंगा ना, इसमें 1 डे एग्जाम का मतलब क्या हो, जो एक दिन के पेपर हो, 1 डे एग्जाम कोई सा भी, ग्रुप सी हुआ, डी हुआ, बी हुआ, ए हुआ, कुछ भी हो, जहां पॉलिटी आती है, वहां तक कि नेट का पेपर भी उठा लगा, तो उसमें मेरे क्वेश्चन फंसेंगे। नेट का पेपर जो पॉलिटिकल साइंस से नेट देने जाते हो, वहां तक भी उसके क्वेश्चन दिखा देंगे। जो मैं समझाऊंगा पूरा समझा के समझाऊंगा, समझाऊंगा उसके बाद लिखवाना कुछ नहीं है, समझाना और सुनना, सिर्फ समझाना और सुनना और याद करवाना, ये काम मेरा होगा, समझाना सुनना और याद करवाना। नोट सामने लेकर बैठिए पूरा का पूरा। पहले खास बात, जितने भी पीसीएस के पेपर है, जितने भी पीसीएस के पेपर है, कहीं तक भी टोटल वही कौन कौन से, तो बिहार का पीसीएस का हो, एक एमपी पीसीएस हो रहा, एक राजस्थान पीसीएस हो रहा, एक हमारे पास यूपी पीसीएस हो रहा, एक उत्तराखंड पीसीएस हो रहा। किसी भी पीसीएस को उठाकर जाकर एक सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं निकाल सकते, जो मैं समझाऊंगा, गारंटी दे रहा हूँ 100%। सही बात, जिन क्वेश्चन को छोड़ छोड़ कर भागोगे ना, सही बात है, जिन्हें देखो शब्दों को नहीं समझ में आते, वो यहाँ समझ मांगे कौन कौन से बड़े हैं, ठीक है। फिर अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, मुझे क्या पता पॉलिटी के बारे में, कि कब मैंने पॉलिटी पढ़ाई, कितनी मैंने पॉलिटी पढ़ाई, सारा नोट्स पहले ही बनाया हुआ, समझ में आई बात है। मैं सिर्फ समझाने आऊंगा यहाँ से, और मैं बोर्ड पर चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, तो नोट्स पर सब लिखा हुआ ए टू जेड। लेकिन नोट्स को मैंने इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर दिया, और इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा मैं। पहले भी बार मैंने इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी यूज करी थी सारी की सारी, टोटल सारा हिंदी इंग्लिश आराम से समझ में आ जाएगा, कोई हिंदी का हो इंग्लिश का हो, दोनों में समझ में आ जाएगा। और तुमसे सुना जाएगा जो बैठे हुए यहाँ से, ध्यान से सुना अच्छे तरीके से। पीसीएस दूसरा, यूपीएस, पीसीएस में काम का, पीसीएस के प्री में भी काम का, प्री में तो काम का है, प्लस मेंस में काम का, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। तो पीसीएस में प्री तो काम का है ही, मेंस में भी काम का, उसके बाद 1 डे एग्जाम वैसे ही, जहां 1 डे एग्जाम का होगा पहले बता दूंगा सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक सिंगल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे आर्टिकल मेरे साथ याद हो जाएंगे। ये बच्चे अलग अलग आर्टिकल अलग पढ़ रहे, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अलग अलग पढ़ रहे, नहीं पढ़ने बिल्कुल भी, सारे मेरे साथ याद होंगे, कनेक्टिविटी याद होंगे, बहुत जरूरी है, समझ में आई बात। या उसके बाद यूपीएससी,
कौन सा? यूपीएससी के एग्जाम के लिए। यूपीएससी के एग्जाम में हर साल 15 से लेकर 18 या 20 के आसपास तक के क्वेश्चन पॉलिटी में आते हैं, 15 से लेकर 18 के बीच, 18-20 के आसपास। उसमें से एक सिंगल क्वेश्चन इसे बाहर नहीं आता। सही बात है, एक दो क्वेश्चन बाहर था सबके लिए बाहर साहब, एक सिंगल क्वेश्चन भी इसमें बाहर निकाल सकते। पीरी का एग्जाम हुआ, सही बात है, पीरी का और प्लस किसका? मेंस का। समझ बात। और मेंस के सारे क्वेश्चन तुम ए टू जेड एक एक क्वेश्चन लिख सकते हो उसे पढ़ने के बाद। ठीक, तो जिसे वनडे एग्जाम देना तो वो मेंस का क्वेश्चन छोड़ दियो, बाकी सारा देखते रहो पूरा का पूरा प्रीलिम्स का एग्जाम। तो ये थोड़ा ही अलग अलग करके पढ़िए। क्या वाहियात बात थे कि पुलिस के पेपर के लिए अलग पढ़ रहे, इसके यूकेपीएससी के पेपर के लिए अलग पढ़ रहे, उसके पेपर के लिए अलग पढ़ रहे, इसके पेपर के लिए अलग पढ़ रहे, किसी के पेपर के लिए कोई तैयारी, सब्जेक्ट तो एक ही ना पूरा का पूरा। सही बात है, तो थोड़ा डिटेल से पढ़ो जाकर। कौन कौन सा डिटेल तो खुद निकालना है, बुद्धिमत्ता का परिचय हो, कौन कौन सा सब्जेक्ट को कहां से किस तरह डिलीट करना, कितना निकालना, कितना नहीं निकालना, ये पूरा का पूरा सारा पढ़ाया जाएगा। अरे भाई को मान लो कोई बच्चा आज ग्रुप सी देने जा रहा है, ये लड़की ग्रुप सी की तैयारी कर रही है, जी भाई मुझे तो कौन सा, चलो ग्रुप सी की तैयारी कर रही है, मुझे तो छोटा सा एग्जाम करके नौकरी निकालनी, कल को उसकी नौकरी लग जाती है, चलो लग जाती है ऐसी लड़की की नौकरी। अरे नौकरी लग जाने के बाद क्या ऐसे कभी है जिंदगी में उसी जॉब पर बैठी रह गया? कैसे जिंदगी में नहीं चाहती ग्रोथ करना, चाहेगी ग्रोथ करना, क्या चाहिए? या पीसीएस का एग्जाम देना चाहेगी, तो पीसीएस का एग्जाम देगी तो कहां जाएगी फिर? उसके लिए अलग तो पॉलिटी पढ़ने जाएगी? नहीं पढ़ने जाएगी, इन्हीं क्लास की याद आ गई। सही बात यार, इसलिए मैं 0 से लेकर लास्ट तक पढ़ाता हूँ। अच्छा, इसने कहा नहीं भाई जी मुझे तो यूपीएससी देना। अच्छा यूपीएससी देना, तो फिर यूपीएससी में चली जा। नहीं भाई जी मुझे तो नेट देना, तो नेट में भी काम का आगा भाई, ये नेट में भी काम का। सही बात यार, तो जो सा एग्जाम देना दो, सब्जेक्ट में तो एक बार पढ़ाऊंगा, बार बार नहीं, मैं सिर में दर्द होता, और उसके सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा साथ साथ में चैप्टर वाइज, जितने भी आते, एक भी क्वेश्चन नहीं बचाने का आज तक, चाहे सिविल सर्विस में आया हो, चाहे प्रीलिम्स में आया, चाहे मेंस में आया, जहां तक होगा साथ साथ बता के चलूंगा। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जहां नोट्स बनाना होगा, जहां लिखना होगा, वहां पहले ही बता दिया जाएगा तुम कि भाई यहाँ तुम्हें ऐड ऑन करना है, यहाँ चीजें तुम्हें लिखनी, सब चीज क्लियर होती चली जाएगी। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं, हिंदी के भी और इंग्लिश के भी, दोनों लैंग्वेज का यूज करूंगा पढ़ाते वक्त, याद रखना बात यार। ठीक, क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज्यादा हिंदी वालों की, तो नोट सारा में समझाने का कंटेंट पूरा का पूरा हिंदी में रहेगा। सही बात है, लेकिन यूं नहीं है कि कोई भी टेक्निकल वर्ड आ जा वो इंग्लिश में नहीं बताऊंगा, सारे वर्ड इंग्लिश में बताऊंगा, हिंदी में बताऊंगा, आराम से समझ सकता है इंग्लिश मीडियम वाला भी, हिंदी मीडियम वाला भी। यस और नो? ठीक, चलो, तो ये तो भाई पता लग चुका पेपर में कौन से में काम का आगा, यानी सारा काम का ही काम का। नोट्स बनाना, नोट्स नहीं बनाना, सही बात यार, नहीं बनाना मूर्खता होगा, मूर्खता भरा। हो सकता किसी ने एक बार पॉलिटिकल साइंस पढ़ रखी हो, एक बार पॉलिटिकल साइंस पढ़ रखी हो, तो पॉलिटिकल जब साइंस पढ़ रखी होगी तो उसने एक बार मोटा मोटा ओवरव्यू ले रखा होगा। मुझे पता कितने बड़े विद्वान हो। एक लड़की ना 2-3 दिन पहले मेरी बात हो रही थी एक लड़की से, सही, मैंने कहा पता पॉलिटिकल साइंस पढ़ रखी है? हाँ जी भाई जी मैंने पढ़ रखी है। सही बात है, मैंने कहा क्या पढ़ रखा तुमने? मैंने कहा मतलब फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर मेरा बहुत पक्का, मूल अधिकार था, मेरे कुछ भी पूछे। मैंने कहा था पेरिफेरल क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या हो, बट्टा गए, इंग्लिश मीडियम की थी। मैंने कहा बता क्या वो मेन क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट्स है ही नहीं किसी किताब में इस तरह करके। मैं पहले ही बता दूंगा, शुरू की 10 क्लास जो मैं पढ़ाऊंगा ना, 10 क्लास वो किसी किताब में नहीं मिलने का एक साथ तुम, अगर मिल गया ना, सही बात है, तो इसे समझो थोड़ा समझ में नहीं आने का, मिलने का नहीं। पहली बात तो एक साथ जो मैं पढ़ाऊंगा शुरू के 8-10 क्लास के अंदर, वो कभी भी ना तो यूट्यूब चैनल पर मिलने का, ना किसी क्लास में मिलने का, और दूसरा मेरे अलावा कोई नहीं पढ़ाने का। सही बात है, अगर पढ़ा दिया तो समझ में आने का नहीं, सही समझ में आएगा तो पेपर में भी नहीं आने का। क्या कहा मैंने दोबारा बताओ। मैंने कहा शुरू की 8-10 क्लास के अंदर जो मैं पढ़ाऊंगा ना, वो एक साथ सारा का सारा, वो कभी भी एक साथ एक किताब में नहीं मिलने का। तो यही बात है, ठीक। और दूसरा मेरे अलावा कोई पढ़ाने का नहीं, और तीसरा पढ़ा दिया तो समझ में आने का नहीं, समझ में आएगा पेपर में नहीं आने का, यानी कुल मिलाकर मेरे से पढ़ना पड़ेगा, फोटो देख लो, समझ में आई बात है। अब जरूरी क्यों हो? अरे भाई जरूरी इसलिए हो, नंबर फर्स्ट, अगर तुम भारत के नागरिक हो, भारत के नागरिक होते हुए अगर तुम इंडियन सिटीजन हो, भारत के नागरिक होते, तुम्हें यूं नहीं पता अपने फंडामेंटल राइट्स क्या है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो तुम्हारा ना इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम्हारी उम्र 18 साल तो ऊपर हो चुकी, क्या जिंदगी जी रहे हो, खाक जिंदगी जी रहे हो, तुम्हें अपने देश का संविधान नहीं पता, कानून नहीं पता। देश का सबसे बड़ा कानून हो, देश की सुप्रीमेसी लॉ हो, सबसे बड़ा कानून वही हो, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन वही हो, वही मालूम नहीं है, वो भी उल्टा सीधा सीधा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पढ़ रखी है। 4 लाइन बोल नहीं सकते, 4 लाइन गाने, 4 लाइन सुना नहीं सकते किसी को, तो क्या करोगे भाई? सही बात, तो बहुत जरूरी हो, इसलिए जरूरी। दूसरा, पहला नंबर पर बहुत जरूरी क्यों? क्योंकि हमारा हम इंडियन सिटीजन है, हम भारत के नागरिक है। अच्छा, भारत के नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को हम पढ़ और समझ, सही बात है। दूसरे नंबर पर क्या है, कुछ मेरे मित्र भी है जो पॉलिटी के अंदर घुस गए, मतलब पॉलिटिकल लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई पॉलिटिकल लीडर बनना चाहते हो तो जरूरी हो तुम्हारे पास भाषा होनी चाहिए, और भाषा के अंदर संविधान के शब्द होने चाहिए, ताकि तुम्हारे भाषणों में झलकते हों। ये साथ साथ बता के चलूंगा मैं, बीच बीच में बहुत सारे केस को डिस्कस करके चलूंगा जो हमेशा देश के अंदर डिबेट के मुद्दे रहे। जैसा आरक्षण का मुद्दा होगा, हमेशा आरक्षण का मुद्दे पर राजनीति होती रही, उसको हम तमीज से डिबेट करेंगे, होश में होकर पढ़ना भी हमें, समझना भी। अब पढ़ने का मतलब वही हो कि एक प्रकार की आइडियोलॉजी डेवलप हो जा, ताकि हम समाज के बीच में जाकर, सोसाइटी के बीच में जाकर एक्सप्लेन कर सके, चीजों को समझ सके, वहां न्यूट्रलिटी दिखा सके, कौन सी चीज सही होगी, कौन सी चीज गलत की होगी। यही चीज है, इसी चीज को हम पॉलिटिक्स कहते हैं। मेरा मकसद भी यही है। सही बात है, मैं तुम यहाँ शिक्षक हूं ना, एक सिर्फ बिजनेस समझ लिया गया,
सही बात है। और बच्चों के अंदर ना आइडियोलॉजी गायब कर दी गई, विचारधारा। जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, बच्चा अगर ऐसे लगे तुमने पढ़ रखा है ना, अब तुम्हें पढ़ना स्टार्ट करोगे दोबारा, तुम्हें ऐसा लगेगा अब भी बहुत कुछ सीखना जो भाई जी के पास है, लेकिन अब भी हमें बाकी, और अभी हमें कुछ नहीं पता। समझ में आई बात? या क्योंकि जो इंसान लगातार कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहते हैं, उनके पास बहुत नॉलेज होती है। मैंने बताया ना, मुझे ऐसे ऐसे टीचर मिले हुए, मुझे ऐसा लगता था इन्हें सुनने के बाद भाई साहब मैंने 3-3 हज़ार साल तक सुन लूंगा, इतना नॉलेज उनके पास था। इन टीचरों से मैंने पढ़ाई करी। सही बात है, जिन्होंने 32-35 साल जो उन्होंने पढ़ाने में बिता दिया, ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ। समझ में आई बात? या इनका लग रहा था सुनते ही सच में इनमें बहुत नॉलेज है। समझ बात है, इन सुनते तो सुनते ही चले जाएंगे, वे फालतू कभी किसी के साथ नहीं बोलते थे। ऐसे ऐसे टीचर थे हमारे। समझ में आई बात? या दूसरे नंबर पर जो पॉलिटिकल लीडर बनना चाह रहे हैं, कौन क्या बनना चाह रहे हैं पॉलिटिकल लीडर, वे भी इन क्लास को आराम से विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, जरूरत पड़ेगी इन्हें। समझ की बात? क्या क्यों? जब उन्होंने ये नहीं पता यार तुम बनने तो जा रहे हो नेता, क्या हो हमारे संवैधानिक मूल्य, क्या हो लोकतांत्रिक मूल्य हमारे, क्या हो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, क्या हो डेमोक्रेटिक वैल्यू हमारे, क्या हो डेमोक्रेसी, जब तुम्हें यही नहीं पता कहीं के नेता भाई तुम, कहीं के नेता तुम, तो फिर राजनीति के अंदर तो नैतिकता गायब हो जाएगी। सही बात है, पॉलिटिक्स के अंदर था ना जो मोरालिटी है वो गायब हो जाएगी, और जब गायब हो जाएगी तो भाषा के अंदर हिंसा ही आ गई, जैसे वर्तमान समय में दिखाई देती है। जैसे नो हिंसा मतलब वायलेंस। समझ में आई बात? ये चीज समझनी में पूरी अच्छे तरीके से कौन कौन सी चीज क्या क्या है। ये सर नो ठीक। तो तीसरा, क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं आप, क्यों जरूरी? मैं चाहता हूं कल को बच्चा मेरी क्लास देखकर ना तो उसके अंदर संवेदनशीलता पैदा हो। सही बात है, संवेदनशीलता कैसा हो? क्यों यार किसी से पढ़ा रहे कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी होगा, ये तो कोई भी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, पूरे यूट्यूब चैनल पे ही छाया हुआ। मैं ये चाहता हूं जब तुम मेरी क्लास देखकर हटो, ऐसा ऐसा लगना चाहिए तुमने सच में कुछ सीखा है, ऐसा था जो मैं नहीं पता था बिल्कुल भी। यस, यही पढ़ाने आया हूँ। समझ आई बात है? अच्छा सर किताब बताओ, किताब बुक्स तो बता दो, बुक बताओ, आपके साथ साथ कौन सी बुक पढ़नी, हम पढ़ने वाले छात्र बुक बताओ। अगर तुम वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले हो तो मेरा साफ कहना घटना चक्र। क्या घटना चक्र? क्या कहा? घटना चक्र। हिंदी वाला हो इंग्लिश वाला हो, घटना चक्र की बुक लेकर रखो एक, पॉलिटिकल साइंस के लिए, अगर वनडे एग्जाम वाले हो, और पीसीएस के एग्जाम आने वाले हो, प्री के एग्जाम वाले। अच्छा सर वनडे एग्जाम वाला, ये तो ग्रुप सी वाला ग्रुप सी वाले को इस नीचे नहीं पढ़ना चाहिए घटना चक्र, बिल्कुल भी नहीं। उसे 5-6 बार रिवीजन कर लेनी चाहिए। जैसे जैसे मैं चैप्टर पढ़ता चलूंगा ना, साथ साथ उसके चैप्टर वाइज लगा के चलना, सारे के सारे एमसीक्यू। अगर एक सिंगल एग्जाम देना, तुम वनडे एग्जाम देना, ग्रुप सी वाला एग्जाम देना। अच्छा सर नहीं देना मुझे ग्रुप सी वाला एग्जाम, मुझे तो उसका पीसीएस का देना जी। अच्छा पीसीएस का देना, तब भी तुम्हारे प्रीलिम्स में घटना चक्र की काम आएगी, प्रीलिम्स के एग्जाम में। अच्छा नहीं तो मुझे मेंस देना, तो मेरा नोट्स काम आएगा मेंस में, मेरा नोट्स काम आएगा। सर कोई बुक भी? हाँ, तो पीसीएस वालों के लिए और यूपीएससी वालों के लिए, तो पीसीएस और यूपीएससी वालों के दोनों के लिए बुक लक्ष्मीकांत। क्या है? लक्ष्मीकांत। कौन सी? लक्ष्मीकांत। उसका 7वां एडिशन आ चुका, साथ लगा के पढ़ते हैं, जो चैप्टर खत्म कराते जाऊंगा। सही बात, तब समझ में आ गई जो बुक के अंदर लिखा हुआ, और बुक के अंदर बहुत लिखा हुआ रायता फैलाकर, और मुझे बुक से ज्यादा पता। यस, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, यस मुझे बुक से ज्यादा पता, गूगल से भी ज्यादा पता। अभी देखिए जब कल पढ़ाना स्टार्ट करूँ, और ये मेरे नोट्स के अंदर सारा लिखा हुआ, याद रखना बात है, सब मैंने तुम्हें पहले ही पढ़ा रखा। समझ नहीं बात? यहाँ का जो आजकल के एरिया के जो बच्चे पॉलिटी पढ़े पा रहे हैं, जो एग्जाम निकाल कर चले जा रहे हैं, इनकी जिंदगी जो राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई, अरे भाई मैं तब का टीचर हूँ। कब का? ये 10 साल पहले कौन था यहाँ से? 10 साल पहले यूट्यूब पर था कौन, जरा बताना मुझे को। 10 साल पहले कौन था यूट्यूब पर? कोई नहीं था ना, तो मैं उससे पहले का पढ़ा रहा हूँ। समझ नहीं बात है? बस ये किसी को पब्लिसिटी मिली, किसी को नहीं मिली। समझ नहीं बात है? किसी ने बटोर लिया सुर्खियां, हमने नहीं बटोर पाए, हम नहीं पढ़ा पाए यार, नहीं था हमारे पास टाइम, हम और पढ़ना था। समझ में आई बात है? इसके बाद लक्ष्मीकांत, दैट्स एनफ। अब मेरा नोट्स बिल्कुल। और उसके बाद पीवाईक्यू, किसी भी एग्जाम को करना हो, क्रैक करना हो, कोई से भी एग्जाम की तैयारी करनी हो, सबसे मेन चीज उसका पीवाईक्यू, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। सही बात है, वो डायरेक्शन हो, दिशा हो, आंख हो, जिस एग्जाम को तुम देने जा रहे हो उसका पीवाईस क्वेश्चन निकाल कर सबसे पहले फ्रंट पर रखो, कौन सा एग्जाम तुम्हें देना वो तुम्हें बताओ उसी सब्जेक्ट का। सही बात है, मैंने तुम्हें पहले बताया घटना चक्र, और ये उसके बाद ये होगा यूपीपीसीएस और पीसीएस, उसका पीवाईक्यू। सही बात है, पीवाईक्यू होगा, लक्ष्मीकांत बुक होगी, लक्ष्मीकांत बहुत है, इससे ज्यादा फालतू पढ़ा भी नहीं जाता। और लक्ष्मीकांत के भी सारे चैप्टर नहीं पढ़ने, जितने मैं बताऊंगा उतने पढ़ने, जो मैं चैप्टर बता के भेजूंगा, चैप्टर में पढ़ा के भेजूंगा। उसके बाद शुरू की 10 क्लास तक तो कुछ भी नहीं देखना, वैसे केवल मेरा नोट्स पढ़ना, क्योंकि जो शुरू की 8-10 क्लास के अंदर मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, वो कहीं नहीं मिलने का एक साथ कभी भी किसी किताब में। सही बात है, और मेरे अलावा कोई नहीं पढ़ाने का, याद रखना बात है। समझ में आई बात? आप कौन हो? ठीक है, ये बार बार पूछते हैं ना। चलो आप कौन हो? मैं एमए किया हूँ पॉलिटिकल साइंस में। सही बात है, मास्टर्स किया हूँ पॉलिटिकल साइंस में। अच्छा इस बार नेट देने वाला हूँ, हो सकता है आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, बिहार के साथ हो जाएगा, इसमें जो कुछ ज्यादा दो राय नहीं है। सही बात है। अच्छा और कौन है? अरे कई 3-4 बार संविधान पढ़ा चुका, 3-4 बार। सही बात है, 3-4 बार संविधान पढ़ा चुका मैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा चुका मैं। ठीक है, इस बार थोड़ा सा अच्छे लेवल पर, एक लेवल और ऊपर जाकर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की प्रकृति बदल रही। सही बात है, क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे, सिविल, खासकर सिविल सर्विस में। सही सिविल सर्विस में कैसे क्वेश्चन पूछा, कहता क्या क्वेश्चन पूछा उसने? सही बात है, कह रहा बताओ कि राइट
पूछा राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारे पास, राइट टू एजुकेशन एक्ट पढ़ा था ना, सही बात। चलो दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ तुम्हें। कॉन्स्टिट्यूशन एक ना जीवंत दस्तावेज है, जीवंत दस्तावेज है। वो हमारे पास जीवंत दस्तावेज का मतलब है संविधान एक प्रकार का जीवंत दस्तावेज है। अरे जीवंत दस्तावेज तो कहना क्या चाह रहे हो? क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करोगे, कहाँ से लिखोगे इसमें? जीवंत दस्तावेज है, क्वेश्चन पूछा है, पिछले साल पूछा शायद वर्ग, सही बात। या तो कहाँ से लिख रहे, कंटेंट कहाँ से निकाल कर लेकर आओगे? समझ नहीं बात। ये पूछा संवैधानिक नैतिकता और एक तो संविधानवाद हो और एक संवैधानिक नैतिकता हो, दोनों में डिफरेंस क्या हो? तो बच्चों को ये नहीं पता संविधानवाद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या हो और कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी क्या हो, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? सही बात है, अंतर क्या होगा? तो बच्चा वहां गायब, उसके पास वर्ड ही नहीं है लिखने के लिए, क्योंकि उसे मालूम भी नहीं है, क्योंकि वर्ड समझ में नहीं आए, क्योंकि इसने समझा ही नहीं। मैं कहता हूं बच्चा कितने भी छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, अगर उसे चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो जाना तो कभी भी अपना लेवल ऊपर कर सको, कभी भी। समझ नहीं बात। यार अगर तुम ना इतनी ऊंचाई पर चढ़ गए तो वहां तक नीचे जाना बहुत आसान हो, ठीक है, लेकिन ऊंचाई पर चढ़ना बड़ा कठिन काम हो। सही बात है। यहाँ के बच्चे पूरा पढ़ते रहते हैं, पूछे कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी क्या हो, बट्टा लग गया उनका, बट्टा गायब। पूछा धर्मनिरपेक्षता क्या हो, सेकुलरिज्म क्या हो, सेकुलरिज्म की डेफिनेशन सुनाकर चलो हो गया काम तुम्हारा। सवाल क्या पूछा, जो पश्चिम में जो सेकुलरिज्म और इंडिया में जो सेकुलरिज्म, दोनों डिफरेंस क्या भाई, क्या हो दोनों के बीच में डिफरेंस? बच्चे के पास वर्ड ही नहीं है लिखने के लिए। तो ये चीज को मैं समझना, इसी सब्जेक्ट को जो जो मैं पढ़ाऊंगा ना, ठीक। अब सवाल सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट कितने दिन में पूरा होगा? तुम्हारा उत्तर होगा, तुम तो ये बनना होगा कि भाई जी आप कितने दिन तक पढ़ाओगे, कितने दिन में पूरा होगा, पहले ही बताओ। अंतरय सब्जेक्ट कभी भी पूरा नहीं होने का, दिस इज डायनेमिक कॉन्सेप्ट। सही बात है, ये कभी भी नहीं पूरा होने का। जैसे मैं पढ़ाकर हटूंगा ना, अगले दिन सब कुछ बदल जाएगा। सही बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात बताऊं, वो सब कुछ जो बदल जाएगा सब कुछ तुम्हारे समझ में आ जाएगा। सही बात है, इसलिए मेरी क्लास इंपॉर्टेंट होगी। समझ में आई बात है? क्या कहा मैंने? अगले दिन सब कुछ बदल जाएगा, सरकार अमेंडमेंट कर देगी, संविधान में संशोधन करके कुछ भी बदल सकती है। तो डायनेमिक सब्जेक्ट एक प्रकार का, लेकिन जो भी कुछ बदलेगा वही तुम्हारी समझ में आ जाएगा। इतना ही मुझे पढ़ाना। समझ की बात है? ये सर नो, कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक। अच्छा आप कौन मास्टर्स किया हुआ? ये खाली सिंगल एक सब्जेक्ट में नहीं किया हुआ, नहीं, अनेक सब्जेक्ट में मास्टर्स मुझे हासिल। बकवास नहीं चाहिए था, बता रहा हूं तुम्हें। समझ में की बात है? ठीक। अब पढ़ने का मुझे बहुत शौक है, मेरे तीन चार ही काम है, तीन काम, एक तो पढ़ना और दूसरा पढ़ाना और तीसरा घूमना। तो इसके अलावा मुझे और किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या कहा? पढ़ना, बस, इसके अलावा मुझे किसी को। अब मैं ऐसा मानता हूँ मेरे जीवन काल में, यही मेरा इंट्रोडक्शन है। बार बार मुझे बच्चे मैसेज करते रहते हैं, इंट्रोडक्शन मेरा यही है क्या, कि भाई साहब मुझे पढ़ने से अलावा और पढ़ाने के अलावा दुनिया में इससे बेस्ट कोई काम नहीं लगता। क्यों? इसमें नॉलेज हमेशा इंक्रीज होगा। बच्चे में तो पूछते नौकरी क्यों नहीं करते? नौकरी में इंसान हमेशा उनकी माइंड संकीर्ण हो जाए। अब मैं अपने माइंड को कभी नहीं रोकना चाहता, इसलिए मैं नौकरी छोड़ दी थी। समझ में आया बात? क्या इसमें मैंने नौकरी में दिलचस्पी नहीं दिखाई दी। समझ में आया बात? क्या कहाँ तक इतनी आइडियोलॉजी पढ़ लोगे? कैसे पढ़ लोगे इन सब चीजों को? कभी भी नहीं पढ़ पाओगे। अगर नौकरी करने वाला पढ़ा देगा तुम इस तरह करके, उसकी वाट लग जाएगी। एक सिंगल सब्जेक्ट पढ़ा, सिंगल सब्जेक्ट पढ़ागा। तुम मुझे पूछो क्या पूछना। सही बात है, मैं तो मास्टर्स किया हुआ साइंस में भी, साइंस में मास्टर पूछो क्या पूछना, कौन से सब्जेक्ट में क्या पूछना, कहाँ से लाकर। ठीक है, रैंडमली पूछो, उठा को पता लग जाएगा तुम क्या। यहाँ तक पता लग गया? कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन है? अब आ जाओ सिलेबस पर जा। ठीक, बहुत बात हो चुकी। कोई क्वेश्चन हो तो दिमाग में पूछ सको भाई। समझ की बात है? लेकिन कुछ है, कुछ ऐसे ऐसे कीटाणु पीस मिलना मुझे, फिर ये कैसे बोल दिया, वो कैसे बोलते भाई, चाटे इतने मारूंगा, याद रखा। पता सुन भाई, यहाँ नहीं मैं फंसा दूं, मुझे पता लग गया। चलो देखते हैं, क्लास को पब्लिक करेंगे। ठीक, क्लास पब्लिक करेंगे, नोट्स पब्लिक नहीं करने। नोट्स तो नहीं मिलेगा जिन्होंने एडमिशन ले रखा है, नोट्स तो नहीं मिलेगा जिन्होंने एडमिशन ले रखा है। जिन्होंने नहीं रखा एडमिशन ले लो चुपचाप जाकर। नहीं, लास्ट ये सब्जेक्ट बच रहा, बाकी सब पढ़ा जाएगा। 93, 27, 29, 34, 28, इस पर जाकर करके एडमिशन ले लो। ठीक है, जिंदगी बन जाएगी, सारा सब्जेक्ट पढ़ोगे। अब यहाँ से हटा रहे से, हटाने के बाद अब चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पर। क्या सच में देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन है क्या वाला, किस चीज को, कैसे सवाल आते हैं, लिखेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, कौन से पेपर में काम का, कैसे काम का। ठीक, जब सब एक एक करके डिबेट होगी। इसे रफ कर दूं? चलो इसे रफ करते हैं। तो देखो हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा। जिन जिन टॉपिक पर हम बात करने वाले होंगे ना, उन टॉपिक को हम पहले लिख देंगे। मैंने पहले कहा 10 क्लास तक कोई कुछ नहीं बोलने का, 10 क्लास तक समझते जाएंगे। 10 क्लास तक, 8-10 क्लास तक, 10 क्लास तक चुपचाप सिर्फ सुनने का काम करना, सुनने का काम करना, समझने का काम करना। अपना फालतू ज्ञान रखने की जरूरत नहीं है, चुपचाप जो बोल दूं सिर्फ वो करना। सुनो बस, पहले सिर्फ सुनने की आदत डालो। सारा काम हो बड़े लोगों को सुनना, इंपॉर्टेंट बात यही हो। ठीक, नंबर फर्स्ट, पहला पॉइंट, हम पढ़ रहे संविधान। एक हो संविधान, एक हो राज्य व्यवस्था। एक तो संविधान हो, एक तो संविधान होगा हमारे पास, एक क्या होगी, राज्य व्यवस्था। संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, संविधान क्या हो,
तो पहले नंबर पर हम बात करेंगे, फेसिट करके बात करेंगे। फर्स्ट नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला पॉइंट, किन टॉपिक को हम बात करेंगे एक करके मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, कौन कौन से टॉपिक हमारे डिबेट के मुद्दे होंगे इस पर हम बात करने वाले होंगे। नंबर फर्स्ट, पहला, सबसे पहले जो टॉपिक हम उठाएंगे ये समझेंगे, एक तो संविधान हो, एक हो राज्य व्यवस्था। संविधान हो, एक हो राज्य व्यवस्था, दोनों में क्या अंतर हो। एक तो संविधान हो, एक तो संविधान होगा, संविधान एवं राज्य व्यवस्था में अंतर। राज्य व्यवस्था में अंतर क्या, संबंध क्या होगा में संबंध, इंग्लिश में बताओ, रिलेशन बिटवीन पॉलिटी, रिलेशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, रिलेशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। याद रखिए बात है। दूसरे नंबर पर चले जाओ, दूसरे नंबर बात करनी, इस पर डिबेट करनी यार। बच्चों को नहीं पता संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर हो, मजा ले रहे आज बैठ कर। सही बात है, कौन सी चीज को राज्य व्यवस्था कहेंगे, कौन सी चीज को संविधान कहेंगे, नहीं पता सर। डिबेट होगी इस पर हमारे साथ बैठ कर भी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या हो संविधान और क्या हो राज्य व्यवस्था। लिख भी सकोगे, बता भी सकोगे, किसी को सुना भी सकोगे, सच में ये कॉन्स्टिट्यूशन ही। ठीक, दूसरे नंबर का जो हमारे पास फेसिट्स होगा, दूसरे नंबर का बताओ क्या फेसिट्स होना चाहिए हमारे पास, बताओ। एक क्या हुआ, संविधान, संविधान हो गया एक तो, दूसरा संविधानवाद, संविधानवाद और संवैधानिक नैतिकता। संवैधानिक, इंग्लिश में सब मिल जाएंगे लिखे हुए, संवैधानिक नैतिकता। ठीक, नोट्स में सब लिखा हुआ इंग्लिश में। अच्छा ठीक, एक तो संविधान हो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या हो, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी क्या हो। तीनों टॉपिक पर मुझे बात करनी अच्छी तरीके से। ये मेरे पहलू होंगे जब मैं डिबेट कर रहा हूं उन पर, तभी से समझा रहा हूँ क्या हो क्या भला हो, ध्यान तो सुनना चाहिए तरीके से। फिर सुनूंगा तुमसे, इसे नींद में नहीं बैठना। ठीक है, और हो सकता मैं एक लेवल और ऊपर जाकर समझा दूं चीजों को जो मैं पिछली बार भी नहीं समझाया हो। ठीक, तीसरे नंबर पर चले जाओ, तीसरे नंबर पर, तीसरा टॉपिक बताओ, तीसरा टॉपिक क्या था हमारे पास। तीसरा टॉपिक होगा हमारे पास साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है, संविधान की विशेषताएं, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पेपर में सवाल आता पक्का 100% यहाँ था मेंस में लिखने को। संविधान की विशेषताएं क्या हो, संविधान की विशेषता क्या हो, संविधान की विशेषता, साइलेंट फीचर्स क्या हो, संविधान की विशेषताएं। अब हम बच्चे क्या करते हैं, संविधान के लक्ष्मीकांत खोल ली, पहले चैप्टर 77 का रेगुलेटिंग एक्ट, धड़ 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 धड़, संविधान सभा प्रस्तावना। भाई क्या कर रहे हो यार, ये शुरू की 10 क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 10 क्लास बताइए ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक साथ कभी नहीं मिलने की कहीं भी। ठीक है, किताबों पढ़नी पड़ेगी, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी। मैंने पता नहीं ना जाने कितनी किताब पढ़ी होगी। अभी मैं कोई सी मार्केट से मुझे अच्छी किताब लगा ना, निकाल कर भी पढ़ी लो पूरी, लगाऊं 7-8-10 घंटे उसमें। तो जो अच्छा लगा मुझे, जैसे मुझे उसको पढ़ना, मुझे संघवाद को, तो संघवाद में मुझे पूरी किताब पढ़नी पड़ी संघवाद समझने के लिए पूरा का पूरा। फेडरलिज्म क्या हो, सही बात है, ऐसे पढ़, इसे पढ़ने का शौक हो। अब बच्चे क्या करें, बस हाथ में हाथ रख कर बैठे हुए 4 सब्जेक्ट पढ़ लिए, लो लग गई नौकरी, हम बन गए विद्वान। सही बात है, पढ़ाई से 100 गुना ऊपर भाई, समझो चीज है। लेकिन मैं तो इतना ही दूंगा, तुम्हारी चीज तुम्हारे काम का होगा। ठीक, ये तुम सुन लो, सुनियो सुनिए सुनिए सुनिए, जब तुम मुझे सुन के समाज के बीच में कदम रखोगे, तुम्हारी विचारधारा दूसरे बच्चों की अपेक्षा और दूसरे लोगों की अपेक्षा एकदम अलग होगी, और साइंटिफिक सोच से सोच रहे होंगे तुम, पारलौकिक जगत की बात नहीं कर रहे होगे। सही बात है, भूत प्रेत आत्मा टोटका क्या कराया इनकी बात नहीं कर रहे होंगे तुम, साइंटिफिक तरीके से बात कर रहे होगे, लॉजिक पर बात कर रहे हो, इलॉजिकल बात नहीं कर रहे होंगे तुम। समझ बात है, धारणाएं टूटेगी तुम्हारी। ये क्या है, साइलेंट फीचर किसके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। नोट्स पर सब लिखा हुआ है इंग्लिश में। चौथे नंबर का बताओ, चौथे नंबर का फेसिट क्या, इस पर बात करने वाले हैं, बताओ क्या, भारतीय संविधान की प्रकृति। फिर उसके बाद बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रकृति, भारतीय संविधान की प्रकृति। अच्छा, संविधान की, अच्छा क्या है प्रकृति, क्या बोल लेंगे, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ इंडियन, इंग्लिश में उल्टा पढ़, याद रखना बात यह। ठीक, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चले, उसके बाद बताओ, उसके बाद हमारे पास भारतीय संविधान के क्या लिखा हुआ, विकास से संबंधित भारतीय संविधान का निर्माण। अच्छा, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारतीय संविधान का निर्माण, इस टॉपिक पर बात करनी, कैसे हुआ, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बोलते रह करो साथ साथ, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यस और नो। ठीक है, अब भारतीय संविधान के विकास से संबंधित 6 नंबर का टॉपिक बताओ, बताओ भारतीय, भारतीय संविधान के विकास से संबंधित, विकास से
संबंधित विभिन्न आधार। अच्छा, और आधार एवं उपबंध, आधार एवं उनकी विशेषता। ये क्या है भाई? यार कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हमारे पास, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो डेवलपमेंट है उसका बेस क्या है? सबसे बड़ी खास बात उसका बेस क्या है, उसके अलग अलग जो उसके अलग अलग उसका बेस क्या है, और ये दूसरा चर्चा करना उसकी विशेषता क्या है, उसके साइलेंट फीचर्स क्या है इसके, इस पर भी हमें बात करनी। सब इंग्लिश में नोट्स में सब लिखा हुआ है, इन 6 पेज पर हमें बात करनी आने वाले टाइम पर। सही बात है, किसी का भी यूट्यूब को खोल वीडियो उठाकर देखो, ऐसा कहीं नहीं बनने का, तुम एक साथ याद रखना बात है। अब हम बात करते हैं संविधान क्या हो और संविधान व्यवस्था में अंतर क्या हो। ठीक, अभी तुम्हारा भी नंबर लगाऊंगा, याद रखना बात है। ठीक, तुमसे भी पूछूंगा, तुम जिस मैंने पहले पढ़ा रखा, समझ यही बात है, यहाँ खाली ना बैठी हो। चलो अब हम बात करते हैं संविधान में, किस चीज को हम संविधान कहते हैं। नंबर फर्स्ट, आज का पहला पॉइंट, क्या हो संविधान। ठीक, किस चीज को हम संविधान कहते हैं यार, की जरूरत पड़ेगी किसी देश को संविधान की जरूरत हो, ये तो हमारे पास संविधान है। अरे यार एक बात बताओ, अगर पूरी दुनिया में जैसे संविधान बने होंगे, सुन लो ध्यान लगा आज, पूरी दुनिया में जो संविधान बने होंगे, क्यों जरूरत पड़ेगी इनकी? पहले क्या चलता था? पहले पता क्या था? पहले कोई नियम नहीं आता, कोई कानून नहीं आता, सिर्फ भगवान जी थे। लोग भगवान से डरते थे, भगवान जी ही कानून थे। सही बात या? एक फिलोसोफर बताते हैं, दार्शनिक बताते हैं, फिलोसफी पढ़ने जब हम फिलोसफी पढ़ रहे थे तो फिलोसोफर क्या बताते हैं? फिलोसोफर बताते हैं कि जब दुनिया में नियम कानून नहीं है थे, तब लोग भगवान से डरते थे, और भगवान का नाम लेकर किसी को भी डराया जा सकता था। भूत प्रेत पैदा किए गए थे, भगवान पैदा किए गए थे दुनिया में, अलग अलग क्षेत्र के अंदर, अलग अलग जगह में अलग अलग भगवान थे। क्यों थे वे? इसलिए थे ताकि लोगों को डराया जा सके। या लड़की कल को चोरी करते हुए डरोगी तो किससे डरेगी? भगवान माफ नहीं करने का, तो भगवान को कानून के रूप में देखा जाता था। सही बात या? क्यों अगर ये लड़की किसी का कत्ल करने चली तो किससे डरेगी? नहीं, भगवान इसे माफ नहीं करने का, इसे पाप चढ़ेगा। और तुम क्या करते हो? सुबह शाम उठ को पूजा पाठ करने लगते हो। सही बात है, तो इसका लॉजिक चाहिए, ये लॉजिक है इसके पीछे का। एक दार्शनिक बताते हैं, मेरा कहना नहीं है। सही बात है, एक दार्शनिक का कहना कि भगवान की उत्पत्ति इसलिए की गई थी ताकि समाज के अंदर व्यवस्था पैदा करी जा सके, और जो जब नियम कानून पूरी दुनिया में कहीं नहीं संविधान आता यार, तो क्या कर रहे थे लोग? लोगों को डराने के लिए भगवान की उत्पत्ति की गई थी, भगवान को बनाया गया था। समझ आई बात है? भगवान को क्यों बनाया गया था? भगवान को बनाया जाता था किसी को जंगल को बचाने के लिए, कोई बहुत घना जंगल हो ताकि लोग उस जंगल को ना काट। उसमें क्या कहा गया था? इसमें एक बहुत बड़ा भूत रहता, इसे मत काटना। अरे एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? ये तो उनके पास और कोई फंडा ही नहीं आता उनके पास। उस समय का समाज क्या करता? अलग जगह अलग अलग भगवान बनाए गए थे। तुम बताओ मुझे, भगवान शिव को कोई चाइना में जानता होगा? नहीं जानता होगा। तो फिर इतने लॉजिक पर कोई बात नहीं करता, क्योंकि भारत के लोग तो सारे गधे हो चुके, तमीज तो है नहीं इनमें बिल्कुल भी, क्या करना, क्योंकि इतनी पढ़ाई कभी करने के नहीं है। सही बात है, तो बताओ, और चाइना के भगवान को यहाँ जानते होंगे, क्यों जानेंगे हम चाइना के भगवान को यहाँ से? सही बात है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग भगवान, तुम पहाड़ों पर चलो, कुछ भगवान ऐसे हो तुम अभी जानती नहीं होगी बिल्कुल भी। क्यों बनाए गए? ताकि उनका नाम लेकर समाज के अंदर व्यवस्था पैदा करी जा सके और डराया जा सके। जमाना बदलता, वक्त बदलते, हालात बदलते हैं, क्या बदलते हैं? जमाना वक्त और हालात बदलने के साथ पता क्या होता? 18वीं 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के बाद भगवानों वाली धारणाएं धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट होगी, लोगों का भगवानों पर ट्रस्ट कम हुआ। सही बात है, लोगों को समझ में आने लगा इसी तरह कि भगवान की उत्पत्ति की गई, भगवान है था नहीं, क्योंकि बड़े बड़े दार्शनिक पैदा हुए और उन्होंने समाज के अंदर जागरूकता पैदा करने का प्रयास करा, अलग अलग अपनी थ्योरी देकर, तो लोगों को समझ में आने लगा। तो फिर उसके बाद पता क्या हुआ? तब जाकर फिर कानून बनने स्टार्ट हुए पूरी दुनिया में, या पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं। सही बात है, पूरी दुनिया में फिर नियम और कानून बनने स्टार्ट होंगे। नियम, लोगों ने नियम बनाने स्टार्ट कर दिए, फिर कानून बनने स्टार्ट हुए। पहली दुनिया में, पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे पहली बार नियम और कानून बनाने वाला देश है ना, उसका नाम ब्रिटेन या इंग्लैंड है। उन्होंने पूरी दुनिया को कानून बनाना सिखाया। कानून सबसे पहली बार वहीं बने जितने भी आते हैं, नियम कानून। और नियम कानून क्यों बनाए जा? कल की लड़की इसे भी कह दे कि तू तो छोटी जाति की, इसी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर दे, या कहेगी SC/ST एक्ट लगा दूंगी मैं। SC/ST एक्ट लगा दिया, क्यों? तो क्यों डरेगी? SC/ST एक्ट, इसे अपशब्द नहीं बोलने की। क्यों नहीं बोलने की? क्योंकि इसे SC एक्ट का डर। एक्ट क्या? कानून, विधि है, लो हो। कहाँ जागी? थाने में जागी। थानेदार क्या करेगा? SC एक्ट में मुकदमा दर्ज करेगा। अगर ना होता हो तो फिर कुछ भी बोल देती, नहीं बोल देती। यही कारण है। उस समय के समाज में क्या था? उस समय के समाज में भगवान का नाम लेकर लोगों को डरा जाता था। सही बात या? और अच्छी भी तो है बात या? इसलिए आइंस्टीन ने क्या कहा था? कह रहा दुनिया में भगवान नहीं है ना, स्थापित कर दो। क्यों कर दो? इस समाज में व्यवस्था पैदा करी। आइंस्टीन वैज्ञानिक था, वैज्ञानिकों ने आज तक किसी ने नहीं माना कि दुनिया में भगवान है। उसने मान लिया कि जो अगर समाज में ना व्यवस्था पैदा करनी, तुम सही बात है, व्यवस्था पैदा करने के लिए बहुत जरूरी होगा कि भगवान को स्थापित कर दो। फिर भगवान को उन्होंने जानबूझकर स्थापित कर दिया, और बहुत जरूरी हो भगवान।
सही बात क्या, इसका नाम लेकर लोगों को डराया जा सके और समाज के अंदर व्यवस्था पैदा करी जा सके। लोग एक दूसरे को पाप करने से भी डरेंगे, एक दूसरे का मतलब पाप कुछ भी हो समाज के अंदर, एक दूसरे को बुरा करने से भी डरेंगे, झूठ बोलने से डरेंगे। ये तो एक व्यवस्था होगी, एक दार्शनिक का कहना होगा, जो मुझे यहाँ रिलेट करनी थी समझा दिया मैंने। अच्छा सर अब बताओ क्या हुआ, अब ये हुआ संविधान, किस चीज को हम संविधान कहते हैं। अब आधुनिक तौर पर आ जाओ, मॉडर्न टाइम आ जाओ, ये पुरानी बातें छोड़ दो, अब जा जाओ, अब क्या करना। तो संविधान इतना तो पता लग चुका है। तो संविधान एक प्रकार का पता क्या हो, संविधान एक प्रकार का क्या हो, संविधान एक प्रकार का कानून ही हो, और किसी भी देश का सबसे बड़ा कानून हो, उससे बड़ा कोई कानून नहीं होता। समझ बात है। अगर पूछे तुमसे कोई संविधान क्या है, एक प्रकार का एक्ट हो, कानून हो, अच्छा सबसे बड़ा कानून, हाँ सुप्रीमेसी लॉ हो। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीमेसी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीमेसी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार का सबसे बड़ा कानून है। ये सर नो आओ समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा सर संविधान की परिभाषा आ जाए लिखने को पेपर में, आगे पेपर में, हाँ कभी कभी पीसीएस के मेंस में एग्जाम में लिखने को परिभाषा जरूर, अब पता भी तो होना चाहिए। अरे वहां पीसीएस में सामने बैठा पूछो बता बेटे संविधान क्या हो, तो तुमसे क्या घंटा बताओगे उसे बैठ के जाकर, समझ में आई बात है। तो संविधान एक प्रकार का पूछो, संविधान क्या है एक प्रकार का, संविधान एक प्रकार का डॉक्यूमेंट हो, यस ऐसा डॉक्यूमेंट हो, ये डॉक्यूमेंट ऐसा ही डॉक्यूमेंट हो। अच्छा सर डॉक्यूमेंट हो, हाँ डॉक्यूमेंट। अच्छा दस्तावेज बोल लो सर, क्या बोल लो दस्तावेज, क्या बोल लो दस्तावेज, इंग्लिश में क्या बोल लोगे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट, ये तो डॉक्यूमेंट होगा। अच्छा चलो डॉक्यूमेंट होगा। अच्छा सर कैसा डॉक्यूमेंट हो, ऐसा डॉक्यूमेंट हो वो लीगली सर्टिफाइड हो। लीगली सर्टिफाइड का मतलब वैधानिक प्रमाणित हो, क्या हो वैधानिक प्रमाणित, वैधानिक वैधानिक प्रमाणित, प्रमाणित लीगली वेरीफाइड, लीगली वेरीफाइड, लीगली वेरीफाइड हो, लीगली वेरीफाइड का मतलब वैधानिक प्रमाणित हो। अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक दस्तावेज है, कैसा वैधानिक प्रमाणित दस्तावेज है। अच्छा इस वैधानिक सर जी इसके अंदर ना जो वैधानिक प्रमाणित दस्तावेज डॉक्यूमेंट हो, इसके अंदर लिखा क्या हो, इसके अंदर प्रावधान हो, प्रोविजन हो उसके अंदर। सर उन प्रोविजन में क्या लिखा हुआ, उसमें कुछ तो लिखा हुआ होगा उसमें, हाँ लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ किसी देश के अंदर शासन कैसे चलेगा, किसी देश के अंदर प्रशासन कैसे चलेगा, गवर्नेंस कैसे काम करेगा, पुलिस कैसे काम करेगी, न्यायालय कैसे काम करेगा, नेता कैसे काम करेंगे, ये सारी बात इसमें लिखी हुई। यानी अरे कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार का लीगली सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट है, मेरे पास ये हाथ में है ये भी डॉक्यूमेंट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कल को मैं उठा के किताब लिख दो ऐसे कोरे कोरे पन्ने पर, वो संविधान नहीं कह सकता, क्यों, क्योंकि वैधानिक प्रमाणित नहीं है, उसे वेरीफाई नहीं हुआ हो। 389 बंदों ने साइन नहीं करे उस पर, 384 बंदों ने हस्ताक्षर नहीं करे उस पर, अगर हस्ताक्षर कर देंगे तब जाकर लीगली वेरीफाई होगा। अब नया संविधान सभा बनाई गई थी पहली बार जब देश आजाद होना 1946 के आसपास, जब संविधान सभा बनी थी उसमें क्या हुआ था, 384 बंदों ने हस्ताक्षर करे थे उस पर, 384 मेंबर ने जब हस्ताक्षर करे थे उसने, तो वो वेरीफाई होगा था, लीगली वेरीफाइड होगा, वैधानिक प्रमाणित होगा था वो। मेरे बंधु तो कल को कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे किताब नहीं लिख दी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की, वैसे कितने साइन करे इस पर, दिस इज नॉट लीगली सर्टिफाइड, इस लीगली सर्टिफाइड नहीं आयो, वैधानिक प्रमाणित नहीं आया, तो इसे हम संविधान नहीं कह सकते फिर। तो सर ये क्या है सर आपका, ये तो आपका नोट था, हाँ सर नोट था, फिर ये तो आपका दस्तावेज वैधानिक प्रमाणित दस्तावेज हो क्या इसमें, इस वैधानिक प्रमाणित दस्तावेज के अंदर ना पता क्या हो, वे मूलभूत सिद्धांत निहित हो, सही वे फंडामेंटल प्रिंसिपल हो, इसके अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या हो, मूलभूत सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत क्या हो, मूलभूत सिद्धांत। अच्छा मूलभूत सिद्धांत क्या हो, समाहित हो, इंक्लूड समाहित। अच्छा इसके अंदर क्या हो, संविधान क्या है दस्तावेज है, कैसा दस्तावेज है, वैधानिक प्रमाणित दस्तावेज है, लीगली सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट है। अच्छा क्या हो उसके अंदर, फंडामेंटल प्रिंसिपल हो उसके अंदर। अच्छा फंडामेंटल प्रिंसिपल से क्या हो, देश के अंदर गवर्नेंस को रन करते हैं, गवर्नेंस का काम करते हैं, शासन प्रशासन को चलाने का काम करते हैं, इनके आधार पर जो उसके अंदर लिखा रहता है। सही बात है, उसके अंदर लिख दिया ना न्यायपालिका ऐसा काम करेगी तो न्यायपालिका से काम करेगी, उसने कहा कोर्ट ऐसा काम करेगा, जज साहब को ये काम करना होगा, उपराष्ट्रपति को ये काम करना होगा, राष्ट्रपति को ये काम करना होगा, मोदी जी को ये प्रधानमंत्री का ये काम होगा, मुख्यमंत्री का ये काम होगा, सब लिखा हुआ इसमें। देश के अंदर शासन प्रशासन चलाने वाले तत्व या एलिमेंट जिस डॉक्यूमेंट के अंदर हो उस डॉक्यूमेंट का नाम संविधान। पूछूंगा तुमसे क्या बताया, अभी सारी बात रिपीट करके बतानी मुझे। अच्छा क्या हो सर इसके अंदर, सर इसके अंदर तो मूलभूत सिद्धांत हो। अच्छा मूलभूत सिद्धांत के आधार पर क्या हो, देश के अंदर, किसके अंदर, देश के अंदर, देश के अंदर। अच्छा सब नोट में सब लिखा हुआ, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, देश के अंदर, देश के अंदर शासन क्या हो, शासन एवं प्रशासन, प्रशासन को संचालित करने वाले, संचालित में चलाने वाले, संचालित करने वाले तत्व निहित होते हैं, निहित होते हैं। अच्छा ये सारे एलिमेंट हो उसके अंदर। तो पूछो बताओ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो बोलो संविधान, बोलो एक प्रकार का वैधानिक प्रमाणित दस्तावेज है जिसमें उस देश के मूलभूत सिद्धांत निहित होते हैं,
उस देश के या उस देश को संचालित करने वाले शासकीय मूलभूत सिद्धांत निहित होते हैं या समाहित होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लीगली सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लीगली सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट। ये लीगली सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट। ओके, पूछूंगा तुमसे क्या बताया सर इसके अंदर ये वैधानिक प्रमाणित दस्तावेज है, इसके अंदर क्या होता है, देश को चलाने वाले, देश को संचालित करने वाले तत्व उसके अंदर लिखे रहते हैं, उसी के आधार पर देश में गवर्नेंस होगा। सही बात। या गवर्नर कैसा काम करेगा, राज्यपाल हमारा कैसा काम करेगा, मुख्यमंत्री सीएम कैसा काम करेगा हमारे पास, यहाँ से न्यायपालिका कैसे काम करेगी, विधायपालिका कैसे काम करेगी, लोकसभा कैसे चलेगी, राज्यसभा कैसे चलेगी, सब कुछ ए टू जेड इसी डॉक्यूमेंट के, इस वैधानिक प्रमाणित दस्तावेज के अंदर लिखा हुआ। और जिसके अंदर लिखा हुआ वही संविधान। ये सर नो चाहिए हमारे देश की बातें चल रही, किसी भी देश के संविधान की बात चल रही, चाहे अमेरिका का संविधान हो, अमेरिका के संविधान की परिभाषा ही बैठेगी। ये थोड़ा ही भारत के संविधान की परिभाषा है, तो दुनिया में कोई सा भी संविधान हो उसके संविधान की परिभाषा है ये। अच्छा सर, हाँ सर मेरे को कोई क्वेश्चन आएगा, संविधान एक प्रकार का जीवंत दस्तावेज है, ठीक है, इस पर टिप्पणी कीजिए, पीछे इसका सवाल आएगा जी मुझे लिखना है, कैसे लिखोगे, पहली परिभाषा हिंदी लिखना स्टार्ट करनी, यही परिभाषा सीधा डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा सर, नंबर क्यों नहीं मिलेगा, कूद कूद का नंबर मिलेगा। कैसे लिखना बोलो, संविधान एक प्रकार का वैधानिक प्रमाणित दस्तावेज है जिसमें उस देश को संचालित करने वाले मूलभूत तत्व या मूलभूत शासकीय सिद्धांत समाहित होते हैं। ताली क्यों बजा रही है, इतनी अच्छी परिभाषा लगी है। अच्छा इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई, कोई प्रॉब्लम, चलो सर जी तो बात समझ में आ गई, परिभाषा बता दोगे मुझे, अगर मैं सुनना चाहूँ बता दोगे, पक्की बात। अच्छा सर जी बताओ राज्य व्यवस्था क्या हो फिर। अच्छा एक संविधान की क्या खास बात हो, संविधान एक प्रकार का गतिज व चलायमान दस्तावेज हो, एक तो गतिज हो व चलायमान दस्तावेज। अब भारत का संविधान तो गतिज है, गतिज का मतलब पता कैसा, डायनेमिक, जैसा है ना ऐसा का बदलता रहेगा, समय के हिसाब से हमने आपको एडजस्ट कर लगाओ, ऐसा जीवंत दस्तावेज है, गतिज व चलायमान दस्तावेज है, चलायमान दस्तावेज, डायनेमिक डॉक्यूमेंट, डायनेमिक डॉक्यूमेंट। कुछ सुनूंगा मैं, याद रहे, डंडा लेकर जाऊंगा, याद रखना बात। अच्छा जितना मैं पढ़ा हूँ सिर्फ ये याद होना चाहिए बस, सिर्फ मैंने कहा 10 क्लास तक फालतू नहीं बोलना किसी को भी। अच्छा आगे बताओ सर, ये संविधान होगा हमारे पास, तो संविधान के अंदर खास बात होगी, ये जो संविधान होगा ऐसे लिखना, ऐसे नोट्स बनाना इस अच्छी तरह, ये संविधान होगा हमारे पास, संविधान एक प्रकार का गतिज व चलायमान दस्तावेज। एक तो गतिज क्या हो, गतिज, ये चलायमान कह दो, चलायमान कह दो या डायनेमिक कह दो, डायनेमिक डॉक्यूमेंट, याद रहेगी बात, गति व चलायमान दस्तावेज कह सकते हैं। अच्छा क्या होता है इसके अंदर, वैधानिक प्रमाणित दस्तावेज भी हो, क्या हो उसके अंदर मूलभूत सिद्धांत समाहित हो, उनका क्या करें हम देश के, या ऐसे प्रावधान हो जो देश को संचालित करने का काम करते हैं, देश के अंदर शासन प्रशासन को चलाने का काम करते हैं, शासन को चलाते हैं प्रशासन को चलाते हैं। जब मैं शासन की बात कर रहा हूँ तो शासन को बात कर रहा हूँ, जब मैं शासन की बात करूँ तो शासन की बात का मतलब कर रहा हूँ मैं, जितने बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज होगी, रन करने का काम सब इसमें लिखा हुआ, समझ बात। या प्रशासन की बात करें, नौकरशाही जमाने किस तरह काम करती है, कर्मचारी कैसा काम करते, सब इसमें, सब ए टू जेड सब इसमें समाहित है, सब लिखा हुआ इसमें, कौन सा किस तरह काम करेगा। अच्छा और क्या हो, सुप्रीमेसी लॉ हो, किसी भी देश के अंदर अगर संविधान है ना, सबसे बड़ा कानून हो, सबसे बड़ी विधि हो, कानून तो कानून कहाँ बनाए, जो कानून हो नियम कहाँ बनाए, लोकसभा में राज्यसभा में बैठकर, लोकसभा होगा हमारे पास, एक राज्यसभा होगा, राज्यसभा में लोकसभा में बैठकर और राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे, कानून बन जाएगा कोई भी चीज। लोकसभा में कितने मेंबर है, 543, राज्यसभा में कितने, 245, वे क्या करेंगे, कानून बनाने का काम उनका, उधर विधायपालिका बोल रहे दोनों को मिलाकर, विधायपालिका, विधायिका, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव, साथ साथ बोले करो, लेजिस्लेटिव, विधायिका, क्या काम उनका, कानून बनाना, सही बात है। तुम हमें कोई बिल पास करेंगे, बिल पास करके आगे भेजेंगे, राष्ट्रपति साइन कर देंगे, एक्ट बन जाएगा तुरंत वो, ये काम हो उनका। अच्छा तो ये काम हो, तो एक तो कानून उन्होंने बना के भेजा, और एक कानून तो ये भी हो, हाँ जब जो अगर वो कानून उन्होंने गलत बनाया, जो कानून अगर उन्होंने गलत बनाया ना, उस कानून को निरस्त करा जा सके, उसका बेस कौन निरस्त करेगा, न्यायपालिका, जुडिशरी, वो कानून जो बनाया गया वो उसके पास जाएगा, और जब उसके पास जाएगा उसमें चेक करेगी, इधर संविधान नक्कर रखेंगे, इधर जो कानून बना के भेजा लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति ने, उसे एक तरफ रखेंगे, पता लग गया ना ये तो गलत बना दिया, न्यायपालिका उस पर तुरंत चाकू फेर देगी, इस तरह करके, ऐसा करके, जाओ बेटा उठा कर ले जाओ। हुआ सर ऐसा, हाँ 2015 में, अक्टूबर 2015 में ऐसा हो चुका है एक बार। पूछो क्या हुआ, एनजैक नाम का एक होता, 99वां संविधान संशोधन पूरी तरह रद्द करके फेंक दिया न्यायपालिका ने, न्यायपालिका ने, जो हमारे यहाँ जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 99वां संविधान संशोधन पूरी तरह खारिज, जो पड़ा अक्टूबर 2015 की बात है, 99वां संविधान संशोधन पूरी तरह खारिज कर दिया।
खारिज क्यों कर दिया? सरकार क्या चाह रही थी? अब देख लो 99 सिद्धांत संशोधन में ऐसा क्या था, क्या लिख दिया था सरकार ने? लिख के भेजा कि जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, इनके अंदर जो जज है, ये 400-500 परिवार है, ये काम कर रहे हैं, हम इस व्यवस्था को प्रतिस्थापित करना चाह रहे हैं, हम यहाँ इसके प्रति एक आयोग बनाना चाह रहे हैं, ताकि जो जजों की नियुक्ति के लिए अलग प्रावधान या कोलिजियम व्यवस्था को लागू करा जा सके, जो अलग प्रकार की व्यवस्था को लागू करा जा सके, यू करके भेजा था जजों को। तुम देखो ना हमारे देश में जितने भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, इनमें बस ऐसे मान लो तुम मिलाकर टोटल मिलाकर 3-4 हजार मेंबर है, वही काम कर रहे हैं, उनके घर के परिवार सदस्य वही जज बनते रहे हर साल। तो ये व्यवस्था गलत है, सही बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने पता क्या करा, इस व्यवस्था को बरकरार रखा है और सरकार की इस बात को पूरी तरह नकार दिया और 99 संविधान संशोधन पूरी तरह खारिज। पता क्या कहा और दिलासा क्या दिया? संविधान में लिखी हुई बात के आधार पर आपकी बात मैच नहीं होती, इसलिए संविधान सबसे बड़ा कानून है, हम संविधान की मानेंगे, और जब संविधान की मानेंगे संविधान सही है, और जो तुमने कानून बनाया वो गलत पड़ा सारा। 99 संविधान संशोधन पूरी तरह चक्कू फेर दिया। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। अब 99 संविधान संशोधन क्या है? सही बात क्या? 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है, एनजैक क्या हो, आगे जब मैं न्यायपालिका पढ़ाऊंगा वहां इस बात को फिर डिस्कस करूंगा। बस इतनी बात या मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार का सुप्रीमेसी लॉ हो, उसके अंदर जो प्रोविजन है, उसके अंदर जो प्रावधान है, उसके अंदर जो बात लिखी हुई, उसी के आधार पर कानून को मैच करके देखा जाए। अगर कानून गलत है ना, कानून को खारिज कर दिया जाए, हटा पड़ा था कानून जाएगा। जैसे 99 संविधान संशोधन रद्द करा अक्टूबर 2015 में, सही बात है, मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा, ये पड़ा तुम्हारा कानून, उठा लो जाकर। समझ नहीं बात है? जैसे अभी हमने दिल्ली सरकार थी ना, दिल्ली सरकार का जो कानून तो बना के भेजा कि वहां सारी की सारी शक्ति थी ना वहां के गवर्नर के पास चली गई, जो वहां प्रशासक था उसके पास चली गई, एलजी था उसके पास चली गई, दिल्ली के मुख्यमंत्री की शक्ति छीन ली। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो उनके पक्ष में, एक मिनट बात कर लो, हेलो, क्या हुआ? दिल्ली के अंदर जो एलजी थे, उनकी मुख्यमंत्री थे, उनके बीच में हमेशा कंट्राडिक्शन रहता, हमेशा विरोधाभास रहता उनके बीच में। और जब विरोधाभास रहता तो ये होता कि जो केंद्र सरकार ने एक कानून पास करके भेजा सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसमें मुख्यमंत्री की शक्ति को कम कर दिया गया था। तो मुख्यमंत्री की शक्ति को जब कम कर दिया गया था ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने पता क्या कहा, पूरा का पूरा कानून रद्द, क्योंकि संविधान तो मैच नहीं खाता, भारतीय संविधान के फेडरल स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है, तो यानी जो संघवाद है उसके अवधारणा को खारिज करता है। और जो खारिज करता है क्योंकि उन्होंने संविधान में देखा, तो संविधान में क्यों देखा? क्योंकि संविधान तो बड़ा कुछ है ही नहीं, संविधान आधार पर मैच करके देखा जाएगा। अगर संविधान तो कोई चीज मैच नहीं खा रही, उसे रद्द कर दिया जाएगा। सैकड़ों कानून इसी तरह रद्द हुए। आईटी एक्ट 2000 का उसकी धारा 66 को इसी तरह रद्द करके फेंक दिया गया। आईटी एक्ट सन 2000 एक्ट का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, सन 2000 का, उसकी धारा 66 को उसी हद तक रद्द कर दिया गया। उठाओ इसे पूरा का पूरा, समझ नहीं बात। अब जो मैं बोल के बता रहा हूँ ना, 3 एग्जाम्पल दिए मैंने तुम्हें, इन तीनों को कहीं भी लिखते वर्ड इस्तेमाल कर सको और रेफरेंस दे सको, इतनी नॉलेज होनी चाहिए। ये क्या है यार, ये फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए, डीपीएससी पढ़ लिए, कौन सा आर्टिकल में क्या बात लिखी हुई, अरे क्यों वो है, क्यों उसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन पढ़ो ना। यो एप्लीकेशन 3 उदाहरण दी, तीनों के तीनों काम के, कहीं भी लिख सको तुम आराम से जाकर। यस और नो, बात समझ में आएगी? इसका मतलब या तो बात पता लगी भाई जी आपकी बात सुनकर क्या, कि कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार का सुप्रीमेसी लॉ। यस, कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर राहुल गांधी 99 सीट ले आया, कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर बार बार जब भाषण देने जा रहा था ऐसे करके यूं हाथ में उसकी किताब थी कॉन्स्टिट्यूशन की, सही बात है। मोदी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को नकार दिया, देश जनता ने उन्हें नकार दिया, फिर बाद में जाकर जब सीट कमाई तो कॉन्स्टिट्यूशन के सामने माथा टेकते फिर ऐसा करके, ये कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत हो, यो कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीमेसी लॉ। बोलो देखो लाइन यहां, समझ गए? ये हो ताकत कॉन्स्टिट्यूशन की, समझिए बात। संविधान से बड़ा कुछ नहीं है, देखना बात है इस देश के अंदर। अगर संविधान से बड़ी कोई चीज है इस देश के अंदर, उसका नाम है जनता। सही बात है, जनता, सही बात है। ठीक, यही बात संविधान ने बताई कि संविधान से भी बड़ी कोई चीज है ना, वो जनता। यही बात संविधान ने बताई, सही बात पढ़ेंगे। इतनी बात बताओ, पहले समझ में आई नहीं आई? लोग करो इतनी बात, आगे चलो। तो नोट्स में सब लिखा हुआ, जितनी बात मैंने बोल रहा था सब लिखा हुआ। एग्जांपल नहीं लिखे, एग्जांपल तुम लिख लेना, क्या क्या बात बताई थी। ये सुन लो, अभी मैंने एक तो आईटी एक्ट वाला उदाहरण दिया, उसकी धारा 66 को रद्द कर दिया गया। इससे पता लगा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास का सुप्रीमेसी लॉ। समझ में आई बात है? जज साहब क्या करेंगे, जज साहब इसके सामने, जज साहब के सामने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की किताब रखेंगे। यहाँ क्या आएगा, यहाँ पता क्या आएगा, वो कानून जो लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति ने बना के भेजा। अच्छा कानून हो तुम, एनजैक हो तुम, अच्छा ये कॉन्स्टिट्यूशन है, अच्छा कौन मैच नहीं खा रहा, चलो बेटा इतना ही खारिज कर दिया, बेटा उठाओ इसको, तुम्हारा कोई काम नहीं है। पावर इतनी, जुडिशरी की इतनी पावर, कौन से, हाँ इतनी पावर हो। और भी बहुत सारे उदाहरण देंगे, ध्यान से सुनो। चलो तो हो गया तक। अच्छा सर और बताओ, सर ये राज्य व्यवस्था क्या हो? फिर बच्चों तो ये नहीं पता पॉलिटी और राज्य व्यवस्था में अंतर क्या हो, राज्य व्यवस्था को पॉलिटी समझ। सर आपके पास किताब है क्या? हाँ सर है। तो
सिर्फ लिखा भारत की राज्य व्यवस्था लिखा हुआ। सर ये क्या बोला, ये नहीं समझ में आता, ये क्या बोला। एक तो राज्य व्यवस्था होगी और एक संविधान होगा। हम तो राज्य व्यवस्था, एक तो पॉलिटी होगी, एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो मुझे तो डिफरेंस ही नहीं पता इसमें। अरे कैसे पता होगा, मेरे तो थोड़ा ही पढ़ा था, क्या हो बता। हाँ यस, व्यवहारिक रूप होगा। अच्छा, ये एक प्रकार का संविधान है ना, ये एक प्रकार का प्रिंसिपल थ्योरी है, ये संवैधानिक पक्ष है, प्रिंसिपल साइड है। ये जो संविधान है ना एक प्रकार का, ये प्रिंसिपल साइड लिखा हुआ है यार, ये लिखा हुआ। और लिखा हुआ होना अलग चीज है, लिखा हुआ तो पता नहीं क्या क्या विशाखा गाइडलाइंस में क्या क्या लिखा हुआ, और महिलाओं के साथ कितना भेदभाव हुआ, फिर भी सही बात है। वहां तो लिख रखा कोई भी पुरुष कहीं किसी भी महिला को, विशाखा गाइडलाइंस में क्या लिखा हुआ, कोई भी पुरुष किसी महिला को 5 सेकंड तक भी घूर कर नहीं देख सकता, तुरंत आरोप लग जाएगा। वह बात लगे तुम्हें पता ना, सही बात है, सही बात, तुरंत आरोप लग जाएगा उसको। ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, तो लिखने को तो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ। लिखने तो लिखा हुआ कि किसी, जो पोक्सो एक्ट है ना, पोक्सो एक्ट जो 2012 में बनाया था, पोक्सो एक्ट बना, ये लिखा हुआ कि किसी व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर होगी। बड़भूषण के साथ क्या हुआ, बड़भूषण के साथ क्या हुआ, जितने भी नियम कानून है हमारे देश में, ये सिर्फ गरीब लोगों के लिए, अमीरों के लिए नहीं है। कल को बड़े से व्यक्ति जा रहा हो, पुलिस वाला देख कर छोड़ देगा, पुलिस वाला मुझे तुरंत छोड़ देगा, अच्छा मास्टर जी आप जा रहे हो, कोई बात नहीं, जाओ आप जाओ। और इसे या स्कूटी लेकर जा रही है लड़कियां, रुकेगी बेटा इधर आओ, साइड में लगाओ, चालान कटवा लो। ऐसा देश हो चुका भाई हमारा। सुनो ध्यान लगाकर चतरी के, सुनो 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 सुनो। संविधान एक प्रकार का क्या है, सैद्धांतिक पक्ष। क्या है, सैद्धांतिक पक्ष लिखा हुआ सिर्फ। अच्छा सर लिखा हुआ, हाँ क्या लिखा हुआ, 395 अनुच्छेद हो गए, 395 आर्टिकल हो गए, 395 आर्टिकल 22 चैप्टर बांट दिया, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, 23, तो 22 भाग क्या हुआ, 22 पार्ट क्या हुआ ना। अच्छा उसके अंदर 12 अनुसूची होगी, 12 लिस्ट होगी, उसके अंदर 12 शेड्यूल हो गए उसके अंदर। अच्छा तो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई। हाँ वही तो समझ नहीं है, इन्होंने हम शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ लेंगे, पढ़ना भी नहीं चाहिए, मूर्खता भरा काम हो, चीजों को समझना। मैं चाहता हूँ, मेरा पढ़ाने का मकसद यही है कि बच्चे के अंदर राजनीतिक चेतना पैदा हो। राजनीतिक चेतना पैदा होना बहुत जरूरी है, सही बात है, इसलिए मैं इतनी सारी चीजें बताता हूँ। मैं चाहता हूँ तो मैं वो जो पेपर वाला ना वो भी पढ़ा सकूँ, वो किसी काम का नहीं है, सही बात है। जो मैं पढ़ाऊंगा ना तो तुम्हारे दिमाग में घर कर जाएगा, सही बात, सीधा दिल पर लगेगी बातें जाकर, और किसी यहाँ समाज में जाकर बता सको, सच में तुम्हें नियम कानून पता होगे। और जब नियम कानून पता हो ना, एक पुलिस वाले को देखकर तुम डर जाओगे, मैंने नहीं डरने का, तुम एक आईपीएस को देखकर डर जाओगे, मैंने डरने का, मुझे उससे ज्यादा कानून पता, सही बात है, उसने कुछ ही धाराएं पढ़ रखी होगी। तुम एक वकील को देखकर डर जाओगे, तुम एक वकील को देखकर डरने का, क्योंकि मैं इतनी नॉलेज ग्रहण करना, उससे ज्यादा नॉलेज होगी मुझे, सही बात है, समझ में आई बात, यही हो पढ़ना ना। जब पढ़ते रहोगे तो डर सारा परमानेंट के लिए खत्म हो जाएगा। क्या होगा, जब बचपन में छोटे छोटे थे, गांव को पुलिस वाला आया तो घर में बढ़ जाते थे भाग कर, क्यों क्यों, ऐसे मुझे देखो घर में घुस जाओ। सैद्धांतिक पक्ष सुन लो, तो ये प्रकार पता क्या है, संविधानिक प्रकार का सैद्धांतिक पक्ष, सारी बात लिखी जा गई है, सारी बात परिभाषा में आ गई, डेफिनेशन सब आ गई, सैद्धांतिक पक्ष। अच्छा सैद्धांतिक पक्ष में थ्योरी साइड है एक प्रकार का, थ्योरी साइड मतलब एक प्रकार प्रिंसिपल साइड है। अच्छा प्रिंसिपल साइड मतलब प्रिंसिपल फेसिस है, और क्या है, अच्छा हो क्या, लिखा हुआ बस। अच्छा लिखा हुआ अलग, व्यवहार में अपनाना अलग। मैंने कहा एक तो लिखा हुआ, एक व्यवहार में अपनाना। लिखा हुआ था पोक्सो एक्ट के तहत अगर एफआईआर तुरंत दर्ज होगी, एफआईआर तुरंत दर्ज होगी। ब्रजभूषण के खिलाफ क्यों नहीं हुई भाई, इतना बड़ा नेता होगा वो, जब इतना बड़ा नेता होगा क्यों नहीं हुई, तो नियम कानून गरीब बच्चों के लिए, व्यवहार में अपनाना अलग बात है भाई, गरीबों के लिए नियम कानून। अच्छा सैद्धांतिक पक्ष को अगर व्यवहार में अपना लिया जा, क्या है व्यवहार में अपना लिया जा, ठीक, लिखी हुई बात को अगर अपना लिया जा तो उसे हम राज्य व्यवस्था कहते हैं, उसे कहते हैं पॉलिटी। एक तो पॉलिटिकल साइंस हो, सही बात है, एक हो पॉलिटी हो या हो पॉलिटी, सही बात है। लिखी हुई बातों को अगर अपना लेना, वही हमारा क्या कहलाता है, व्यवहार में अपना लेना, उसी चीज को हम कहते हैं पॉलिटी, इसे बोलते हैं राज्य व्यवस्था। यस और नो, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं, शुरू की 10 क्लास में कोई नहीं बोलने का, समझ देना। अच्छा ये तो हो चुका हमारे पास, राज्य व्यवस्था में पॉलिटी में संबंध, पहला फेसिट्स क्लियर हुआ हमारे पास, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, जरा मुझे बता दो, राज्य व्यवस्था और पॉलिटी में संबंध समझ में आया नहीं आया पूरा, सही बात है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें और बताने जा रहा हूँ, ठीक, चौथे नंबर का पॉइंट पहले समझाने जा रहा हूँ, चौथे नंबर का पॉइंट समझाने जा रहा हूँ, ठीक, चौथे नंबर का पॉइंट पहले समझा रहा हूँ, पहले फिर दूसरे पाऊंगा फिर तीसरे पाऊंगा। ये सर नो, पहले बात बताओ समझ में नहीं आई, कोई प्रॉब्लम है,
इससे तो नहीं आएगा, हाँ सही तो नहीं आएगा। संविधान और राज्य व्यवस्था में संबंध पता लग चुका है, संविधान क्या हो, राज्य व्यवस्था क्या हो। अगर तुमसे पूछा जाए संविधान की डेफिनेशन मैंने तुम्हें बताई दी पूरी की पूरी, ठीक। उसके बाद संविधान एक प्रकार का सैद्धांतिक पक्ष, गतिज व चलायमान दस्तावेज हो, गतिज व चलायमान डायनेमिक हमारे पास डायनेमिक डॉक्यूमेंट हो एक प्रकार का, कभी भी एक जैसा नहीं रहता, बदलता रहता धीरे धीरे, वो देखो कैसे बदलता रहता कैसे नहीं बदलता। और ये सैद्धांतिक पक्ष एक प्रकार का, ये व्यवहार में लिखी बातों को व्यवहार में अपना लिया जाए, वही हमारा राज्य व्यवस्था कहलाता। पढ़ने से माइंड के तार खुलते हैं, सही बात है। कभी भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़नी चाहिए, ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, वो हमारे दिमाग को संकीर्ण करती है। सही बात है, बड़े लोगों को सुनने की आदत होनी चाहिए, ये जो हाँ तुम कभी भी काम आ सकता, मैं तो तुम्हें पढ़ा तुम कभी भी से जाकर पढ़ा सकते हो, कभी भी। क्या मैं परमानेंट थोड़ा ही पढ़ाऊंगा, सही बात है, जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे लोग जिनकी नौकरी लग चुकी, गवर्नमेंट जॉब लग चुकी, बड़ी बड़ी सर्विस की तैयारी पर, तब भी वे पढ़ाते हैं। समाज को तुम्हारी जरूरत होगी, मैं परमानेंट नहीं पढ़ा पाऊंगा, सही बात है। तुम्हारी जरूरत है समाज को पूरी पूरी, बच्चे पैदा होंगे दुनिया में, फिर तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा, तुम ही पढ़ाओगे, ऐसे ही पढ़ाओगे, समझ में आई बात है। ये सर नो, चलो हो चुका। किताबों लिखा बहुत टेक्निकल तरीके से, और मैं समझाऊंगा बहुत। किसी भी चीज को समझना हो ना तो चीजों को बहुत आसान तरीके से समझो, सही बात है, अपनी मातृभाषा में समझो। मैं ऐसी भाषा का क्यों इस्तेमाल करता हूँ, इसीलिए इस्तेमाल करता हूँ ताकि चीजों को तुम्हारी मातृभाषा में तुम्हें पहुंचा सकूं, समझ बात है, ठीक। नहीं तो मुझे आता सब, ठीक। जान पूछ को दूसरे का बेवकूफ बना दो, जान पूछ को। चले चलो, और बताओ सर, तो बताओ पॉलिटी और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर हो, जल्दी फटाफट से स्पीड। संविधान और संविधान जल्दी बताओ, तेज स्पीड। पहले संविधान की परिभाषा सुना दो फटाफट। हाँ अच्छा, अच्छा। नोट्स खोल लोगे, नोट्स के अंदर ये बात भी दिखाई देगी, संविधान एक प्रकार का सुप्रीमेसी लॉ हो, संविधान एक प्रकार का सर्वोच्च विधि हो, सबसे बड़ा कानून हो, सही बात। जब नोट्स खोल लोगे तो ये भी बात दिखाई देगी, मैंने लिखवा रखा सब, सबसे बड़ा कानून हो, उसमें लिखी हुई बात के आधार पर, उसमें जो उपबंध, उसमें जो प्रोविजन है, उसमें जो बात लिखी हुई, सही बात है, उसके आधार पर जो नया कानून आया, इन कानून को उस हद तक निरस्त कर दिया जाएगा जिस हद तक ये मैच दिखाते होंगे, सही बात है। अगर इसमें लिखी हुई बात, जो कानून हमने बना के भेजा है, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति ने जो कानून बना के भेजा है, अगर इसमें जो बात लिखी हुई या संविधान के साथ मैच नहीं खाती तो उसे इतना ही खारिज कर दिया जाएगा जो बात संविधान के साथ मैच नहीं खाती। संविधान क्योंकि सबसे बड़ी मूल विधि वा, फंडामेंटल वा हो। मान लो तुम यहाँ तक जाकर कुछ भी बोल लोगे, कुछ भी करोगे, किसी के भी सामने जाकर बोल लोगे, बोल लोगी क्योंकि पढ़ के जा रहे हो, और दूसरे को बताओगे, तुम रिश्तेदारी में चलोगे तो बख्यान करोगे, वाह ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, तो सामने वाला पता लग गया उन्होंने भी क्लास देकर रखी तो समझ जाएगा मूल विधि कहां तक जनित हो रही है कहां की भाषा बोल रही है, समझ में आएगी नहीं बात। ऐसा करो, समझ जाएगा नहीं समझ जाएगा, तुरंत तुरंत पहचान लगा ये हो। तो आज जो कानून बनाए जा रहे हैं लोकसभा में राज्यसभा में, कानून बनाए जा रहे हैं, इसमें मूल विधि नहीं है, मूल विधि संविधान। कानून बनाना बेटा संविधान के आधार पर कानून बनाओ, नहीं बनाओगे ना तो सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा, ये पड़ा तुम्हारा कानून। सुप्रीम कोर्ट मतलब न्यायपालिका, जुडिशरी, वो नजर रखती है, वह कानून की समीक्षा करना उसका काम हो। जो कानून आया ना उसकी समीक्षा करना, उसका रिव्यू करना, देखना उसे, सही बात है, जांच पड़ताल करना उसका, ठीक क्या सही है नहीं हो। ये कानून संविधान के आधार पर बनाएगा नहीं बनाया उस हद तक रद्द, ये तीसरी पावर है संविधान में, यहाँ का सब जुड़ बताया तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की पावर हो। बात समझ आई है, यस और नो? चलो सर और बताओ, और ये बताओ घबरा क्यों रही है दूसरे में। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ हमारे पास, ये चौथे नंबर का पॉइंट पहले समझाने जा रहा हूँ, चौथे नंबर का पॉइंट समझाने तो सारी, ठीक। ये हमारे पास संविधान की प्रकृति, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हेलो, संविधान की प्रकृति, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की क्या है प्रकृति। यहाँ पेपर में सवाल आवा, वनडे एग्जाम में डायरेक्ट उठा के जाकर सवाल पूछो, संविधान की प्रकृति, जैसे किसी देश की संविधान की प्रकृति होगी ना, फिजिक्स में पढ़ते थे इस तरह करके, अल्फा नहीं आयो, समानुपाती प्रोपोर्शनल है, सही बात है। अच्छा, संविधान की प्रकृति होगी, वैसे उस देश की राज्य व्यवस्था की प्रकृति होगी, राज व्यवस्था की प्रकृति। मतलब समझो, एक बात बताओ, अगर किसी देश के संविधान की प्रकृति जैसी होगी ना, उस देश की राज्य व्यवस्था की प्रकृति भी ऐसी होगी। अब कहूंगा ये हम तो बस वर्ड समझ में आया, ये इसके समानुपाती होगी, इसका सीधा असर इस पर दिखा देगा राज्य व्यवस्था की प्रकृति में। अगर अच्छी बात लिखी होगी, अच्छी बातों का इंप्लीमेंटेशन होगा। अब थोड़ा ही नॉर्थ कोरिया का कानून वहां लिख रखा है, अगर बेटे मेडल नहीं जीत के आए ना तुम, सही बात है, तो ये समझ लो तो सीधा फांसी पे चढ़ाया जाएगा। मजाक नहीं कर रहा, रिलेटिव बात। अगर मेडल नहीं जीत के आए ना ओलंपिक में, तो सीधा फांसी पे उल्टा लटका जाओ ना, सही बात है, ठीक। तो जैसे कि इस देश की संविधान की प्रकृति होगी ना,
तो उस देश की राज्य व्यवस्था की प्रकृति भी ऐसी ही होगी। इसका मतलब है संविधान की प्रकृति का मतलब अब संविधान की प्रकृति 3 प्रकार की हो सके, और तीनों में बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं। यस, फिर तो कहूंगा भारतीय संविधान की, जब मैं यहां संविधान का लिख रखा है ना, तो मैं भारतीय संविधान की बात नहीं कर रहा ना, किसी भी देश के संविधान की बात कर रहा हूं। कि दुनिया में जितने भी देश है, उन देश के पास जो संविधान हो उसकी प्रकृति जैसी होगी, राज्य व्यवस्था की प्रकृति ऐसी होगी। अब जो संविधान की प्रकृति 3 प्रकार की हो सकती, तीनों का नाम सुनना, ध्यान लगेगा अच्छे तरीके से। अच्छा, संविधान की प्रकृति, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर नॉट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सही बात है। अच्छा, भारत के संविधान की बात नहीं कर रहे ना, ना, संविधान की प्रकृति बात कर रहे हैं। संविधान की प्रकृति 3 प्रकार की हो सके, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड और नंबर थर्ड। नंबर हो सकता उसके अंदर यूनिटरी प्रोविजन हो, यहाँ का संविधान हो एकात्मक संविधान, यूनिटरी। अच्छा, दूसरे नंबर पर हो सके हमारे पास फेडरल। तीसरे नंबर पर क्वासी फेडरल, इसे बोलते हैं एकात्मक संविधान। एकात्मक हो सके संविधान की प्रकृति, एकात्मक हो सके, एकात्मक। अच्छा, शब्द सीखने भाई है। दूसरा हो सकता संघात्मक। अच्छा, तीसरा हो सकता अर्धसंघात्मक। ठीक, अब सवाल है भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक, एकात्मक या अर्धसंघात्मक, ये डिबेट का मुद्दा। और यही चीज पेपर में सवाल डायरेक्ट आ गया यहाँ तक, क्या भारतीय संविधान एक प्रकार का एकात्मक संविधान, क्या भारतीय संविधान के अंदर जो वो संघात्मक संविधान, क्या भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक संविधान। इसे लेकर हमेशा डिबेट रही, और आज तक बता नहीं पाया कोई भी भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी, संघात्मक, अर्धसंघात्मक। जो जिसने भी बताया वही तुम्हें बताएंगे, सही बात है। सब निष्कर्ष निकालते हैं, फिर असली जवाब दिया अम्बेडकर ने, और लास्ट में जाकर जो फाइनल डिबेट आवा ना, अम्बेडकर ने भी जवाब दिया। अम्बेडकर तो पूछा गया, बताओ भारतीय संविधान की प्रकृति कौन सी, एकात्मक, संघात्मक और संघात्मक। मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा क्या जवाब दिया उन्होंने। और सबसे बढ़िया जवाब जो दिया कि भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक और संघात्मक या फिर एकात्मक, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट का काम यही हो, कॉन्स्टिट्यूशन का विश्लेषण करना, उसमें कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। सही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गलती नहीं निकालता, तो वो भी संविधान के हिसाब से संचालित हो। कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन तक चलेगा, ये सुन लो। इतनी बात बताओ, तो अभी इन मुद्दों पर डिबेट करनी है। क्या तो किसी देश का संविधान एकात्मक हो सके, या संघात्मक हो सके, या अर्धसंघात्मक हो सके, या तो फिर यूनिटरी होगा तो इसके अंदर यूनिटरी प्रोविजन होंगे, या फिर संघात्मक होगा या अर्धसंघात्मक। पहले भारतीय संविधान के संदर्भ में ये वाला सही है, स्टार मार दिया मैंने, याद रखने बात। भारतीय संविधान के संदर्भ में ये वाला सही है, भारतीय संविधान एक प्रकार का संघात्मक संविधान है, लेकिन इसे भी हम पूरी तरह नहीं कह सकते संघात्मक संविधान है। ये समझना, धीरे कहा 10 क्लास तक चुपचाप बैठे रहो, सुन लो, बस ध्यान लगाकर, सही बात है। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है कोई प्रॉब्लम। चले, तो कितने फैसिट समझ लिया हमने, 2। एक तो पहला समझ लिया हमने, एक चौथा समझ लिया हमने। अब क्या समझना हम, एक समझना हम संविधान, संविधानवाद, संवैधानिक नैतिकता। पेपर पर सवाल आते हैं यहाँ पर। तो जैसी संविधान की प्रकृति होगी वैसे तो राज्य व्यवस्था की प्रकृति होगी। सर, हाँ सर, हमारे यहाँ एकात्मक संविधान है। हाँ, हमारे संविधान में कुछ प्रावधान है एकात्मक संविधान के, कुछ ऐसी बातें लिखी हुई, उन तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि हमारे यहाँ केंद्र सरकार ज्यादा मजबूत है, मोदी सरकार ज्यादा मजबूत है, जो राज्यों की सरकार है वो कमजोर है। सही बात है, उसे बोलेंगे एकात्मक संविधान, एकात्मक प्रोविजन। एकात्मक प्रोविजन का मतलब एकात्मक प्रावधान, कुछ ऐसे प्रावधान, कुछ ऐसी बातें लिखी हुई, उनसे ऐसा लगेगा तुम्हारे पास सेंटर ज्यादा मजबूत है, केंद्र सरकार ज्यादा मजबूत है, मोदी सरकार ज्यादा मजबूत है, जो राज्य में सरकार है वो कमजोर है। तो जिन तो तुम्हें लगेगा ना कि केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर आ गई, ज्यादा शक्ति आ गई, मोदी सरकार ज्यादा मजबूत होती चली जा रही है, हिमाचल प्रदेश की सरकार कमजोर, उत्तराखंड की सरकार कमजोर, राज्यों की सरकार कमजोर और केंद्र सरकार ज्यादा मजबूत है, समझाओ ऐसे प्रावधान, ऐसी बातों तो जहां तुम्हें लगेगा तो एकात्मक प्रावधान होंगे, उन तो लग जाएगा तुम्हें। मैं बताऊंगा कौन से होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए, समझ नहीं तुम्हें। अच्छा, ये क्या है संघात्मक। संघात्मक का मतलब पता क्या हो, जहां केंद्र और राज्य दोनों आपस में मिलकर काम करेंगे, वो संघात्मक को एक लाइन में समझ सको। अच्छा, अर्धसंघात्मक क्या हो, कुछ प्रोविजन ऐसे होंगे जो अर्धसंघात्मक होंगे। कभी ऐसे लगेगा तुम यार राज्यों की भी बराबर शक्ति दे रखी और केंद्र को बराबर शक्ति दे रखी, ऐसे लगेगा तुम। तो मैं 2 चीज मैंने तुम्हें समझाई, दोनों में सुनने जा रहा हूँ, याद रखना बात है, दोबारा फिर समझ लो एक बार और, लास्ट बार, ठीक। जो मैं बताऊंगा ध्यान से पढ़ना कम, समझना ज्यादा। बोलो, संविधान एक प्रकार का वैधानिक प्रमाणित दस्तावेज है। संविधान एक प्रकार का, साथ बोलो, संविधान एक प्रकार वैधानिक प्रमाणित दस्तावेज है। वैधानिक प्रमाणित दस्तावेज है जिसमें उस देश को शासन प्रशासन को, उस देश के शासन प्रशासन को संचालित करने वाले तत्व निहित होते हैं, निहित होते हैं। यह एक प्रकार का सैद्धांतिक पक्ष होता है, यह एक प्रकार का सैद्धांतिक पक्ष होता है। यदि इसको व्यवहार में अपना लिया जाए तो इसे राज्य व्यवस्था कहते हैं। लिख लोगे, समझा दोगे, सब लिख सको, तुम सब कर सको, एवरीथिंग, कुछ भी। अच्छा, ये क्या है, संविधान की प्रकृति।
अब बताओ, जैसे किसी देश के संविधान की प्रगति होगी वैसे किसकी प्रवृत्ति होगी? राज्य व्यवस्था। और किसी देश के संविधान की प्रगति कितने प्रकार की हो सकती? यूनिटरी, फेडरल, क्वासी फेडरल। यूनिटरी मतलब एकात्मक, फेडरल मतलब क्वासी फेडरल मतलब एकात्मक। का मतलब क्या बताया था थोड़ी देर पहले? चुप हो जाओ। केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार की तुलना में ज्यादा शक्तियां। अगर यहाँ ऐसा संविधान में पढ़कर मुझे अगर ऐसा लगा कि यार मुझे ऐसा लग रहा कि संविधान के अंदर इस संविधान में सारी की सारी ताकत है केंद्र सरकार को दे रखी है, तो हम कहेंगे यार ये तो एकात्मक संविधान, ऐसे जैसे ब्रिटेन का संविधान। सही बात है। हमें लग रहा संविधान को पढ़कर लग रहा है हमें यार संविधान में बराबर सबको बराबर का अधिकार दे रखा है, केंद्र को भी इतनी शक्ति दे रखी है, राज्य को भी इतनी शक्ति दे रखी है, तो हम कहेंगे यार ये संविधान है ना एक प्रकार का, ये संघात्मक संविधान है। सही बात है। तो हमारे संविधान पर आरोप लगते रहे, ब्रिटेन के लोग, बाहर के लोग हमारे संविधान पर आरोप लगाते हैं, पता क्या लगाते हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा, किताब में लिख कर हमारे दिल को ठेस पहुंचाते हैं। तुम्हारा संविधान एकात्मक संविधान, एकात्मक संविधान। फिर अम्बेडकर ने बात बोली दी थी, तुझे ज्यादा पता क्या एकात्मक संविधान है, संघात्मक संविधान है। अम्बेडकर ने बात संविधान सभा में बोल ली थी, मैं वहीं बैठा हुआ था, पिछले जन्म में उनका दोस्त था मैं। सुन लो ध्यान लगाकर, पता अम्बेडकर ने क्या कहा था? सही बात है, मैं बताता हूँ। एकात्मक संविधान, संघात्मक संविधान, उन्होंने बढ़िया करके तभी से जवाब दिया। जो जवाब दिया वही तुम्हारा वहां क्वेश्चन पूछ लो, सिविल सर्विस में उठाकर जाएगा। जो तुम्हारा जवाब दिया ना उन्होंने, जवाब जानना तो कुछ नहीं है, साधारण चीज है, बहुत साधारण चीज। ये सर नो। अच्छा, क्या तो संघात्मक, संघात्मक का क्या मतलब है? संघात्मक का हाँ, संघवाद। संघवाद क्या हो? संघवाद का मतलब दोनों को साथ लेके चलना। संघात्मक दोनों, केंद्र और राज्य को दोनों बराबर शक्तियां दे रखी है। अच्छा, उसके बाद अर्धसंघात्मक क्या हो? संघात्मक का एक तो संघात्मक है, एक अर्धसंघात्मक हो, दोनों को बराबर। फिर संघात्मक में क्या अंतर हो? इस चीज को हमें डिबेट को समझना अच्छी तरीके से, डिटेल से निकालेंगे। एक महासंघात्मक हो, वो भी समझेंगे हम क्या हो। सही बात, बहुत अच्छे तरीके से आराम आराम से। इतनी बात बताओ जो मैंने बोर्ड पर बताई, समझ में आएगी नहीं आएगी? अगर यह बात समझ में आएगी तो तुम आगे बढ़ेंगे। अब हम किस पर जाना? एक तो संविधान, एक संविधानवाद, एक संवैधानिक नैतिकता। ठीक, उसके बाद हम संविधान की विशेषताएं समझेंगे। ठीक, ये तो अगर इनमें नहीं बोर हुए ना तो पूरे संविधान में कहीं बोर नहीं होने क्या। समझ बात है? तो आज की क्लास को तो मैं यही रोकता हूँ। ठीक, और रोकता हूँ, फिर मैं समझाऊंगा संविधान, संविधानवाद, संविधान। आज मैं इंट्रोडक्शन देना था। ठीक है, मुझे भी आज जानना भाई। संविधान, संविधानवाद, संवैधानिक नैतिकता, संविधान की विशेषताएं, उसके बाद ये पूरा नीचे का फैसिलिटी आज समझेंगे। ठीक।